from Istanbul. टर्की के खूबसूरत शहर इस्तांबुल से आपको हम आदाब कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, मरहबा, गुड नाइट। एक खूबसूरत सुबह के साथ आज भी हम आपके सामने हाजिर हैं। मेरी टीम यहाँ पे मौजूद है। आप इर्द गिर्द देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत दिन है आज। इट्स अ ब्यूटीफुल डे। समंदर, लहरें, सूरज आज, और मुझे तो वहाँ पे यहाँ पे ना वो सीगल्स भी नज़र आ रही हैं। सो आपकी सुबह को खूबसूरत बनाने के लिए मैं अपनी टीम के साथ यहाँ पे हाजिर हूँ और हमेशा की तरह अपनी टीम का आपसे तारुफ करा देती हूँ। जुरैन हमारी सिंगर हैं, गिटार बजाते हुए पाशा बहुत अच्छे लगते हैं, अशरफ बांसुरी बजाएंगे और इस्माइल भी कुछ बजाएंगे। मैं इस इंस्ट्रूमेंट का नाम हमेशा भूल जाती हूँ। इस्माइल, व्हाट इज इट कॉल्ड? आई ऑलवेज फॉरगेट। काहन, काहन, ये काहन बजाएंगे। और बर्तन, किचन में बर्तन बजाएंगी हमारी मरियम। आज भी हमारे पास आपके लिए रेगुलर सेगमेंट्स हैं जो आप देखते हैं और गेस्ट हैं, बहुत स्पेशल गेस्ट हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन्फॉर्मेशन का, खबरों का, कॉन्स्पिरेसी थियरीज का खजाना होते हैं। वो तो मैं आपको ब्रेक पे जाने से पहले बताऊंगी, लेकिन ज़रा मरियम के पास चलते हैं और देखते हैं कि उसके किचन में क्या हो रहा है। Hello Mariam, how are you? Fine. Gee, what is happening? Today we have two recipes. First one is in Italian actually, the beef with the sage. जी, आज हमारे पास किचन में इटालियन रेसिपी है। इटालियन ये है जी, बीफ है और सेज, ये हर्ब होती है जी। Okay. It has a so different aromatic, and you know sage is so healthy for people, especially for the winter times. With its flavor, it makes the dishes so nice, especially the beef dishes. इसकी खुशबू जी बहुत अच्छी है और इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। ये आपको सेज आम मिल जाती है, हर्ब्स के किसी भी आप स्टोर में जाएं, बड़े स्टोर में जाएं तो आपको मिल जाएगी हर किस्म की फॉर्म में। ये ड्राइड हर्ब है और ये आपको मिक्स्ड हर्ब्स में भी मिल जाएगी और वैसे भी सेज अलग से भी मिल जाएगी। Also we are using salamis, but salami. You can use dried beef or you can use pepperonis, whatever you want. आप पेपरोनी भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम सलामी यूज कर रहे हैं। What is this? This is beef stock. अच्छा जी, ये यखनी है बीफ की। Okay. And what is this? And this is our crispy rices. You know, we like rice so much. And these are the almonds. Almonds जी, दिमाग तेज करने के लिए मुझे बहुत ज़रूरत है और मुझे लगता है मुझे रोज 5-6 बादाम खाने चाहिए कि मेरी मेमोरी जो है वो जा रही है। But it must be not roasted one. We have to use the raw almonds. अच्छा, रोस्टेड नहीं, रेगुलर जो almonds होते हैं वो आपको चाहिए होंगे। And butter. Peeling the outside shell, we will use some boiling water. For 3 or 4 minutes, they will rest in the boiling water, and then the outside parts can be peeled easily. इसको पील करना है जी, इसके ऊपर से इसका जो छिलका है वो उतारना है। वो बड़ा आसान है। आप गर्म पानी में इसको 5-6 मिनट बॉईल करें तो आसानी से उतर जाएगा। And there's so much of butter. So much of butter. Okay. And these vermicelli pastas will be the crispy part of our rice. सवैयाँ, ये सवैयाँ हैं, उसको छोटे पीसेस में किया हुआ है। So this is going to be the crispy part. ये crispiness ऐड करेगा इस डिश में। All right, okay. And that's all. That's all? There's no dessert today? No, today we don't have dessert. There's no dessert today. All right, then start cooking. Okay. What are you going to do? Sure. First we can start with taking our almonds in it. How many? How 1.5 cup. 1.5 cup almonds आपको चाहिए। इसमें आप गर्म पानी डालें और मुझे लगता है ये मुझे इसी काम पे लगाएगी कि मैं ये छीलूं। And we are adding here. You're going to put me to work now and tell me to peel these. Would you like to add? I don't want to burn you, you know. Okay. So we'll have to इसको 5-6 मिनट रखना पड़ेगा। All right. And what else? And then we will start with our pilau. What is the dish called? Which one? This is a separate dish and that is a separate dish. Yes. Okay. What is this one, the Italian one called? Ada çaylı et. This is Italian? No, this is Turkish one. Turkish name. But you said it's an Italian dish. Yeah, it's an Italian dish, but ये क्या बात हुई? डिश इटालियन है और नाम उसका टर्किश है और वो भी मुश्किल है और मुझे हमेशा मुश्किल होती है ये इटालियन नाम बोलने में। Also, Italians are not giving a different name of this. They are calling also the beef with the sage. That's why we are not calling आसान काम है जी, beef with sage है ये और कुछ नहीं है बस।
You have such difficult names that I can't pronounce them. अच्छा, so is this ready now? Can I help you with this or what? Sure. Oh, it's hot. It's hot. बहुत गर्म पानी है भाई. I think we have to wait some 1 or 2 minutes more. Okay. So now, अच्छा, अब ये melt करेंगे butter in the pan. This is for what? This is for our rices. Okay. First we will. This is rice. pulao. You're going to make pulao. Yeah, pulao. And Okay. for the crispy part, I'm also having some butter. I'm keeping this for इतना my ज़्यादा beef. मक्खन का इस्तेमाल है. And what is this? अच्छा, मक्खन में you're adding olive oil as well or cooking oil? Cooking oil. I'm adding some cooking oil also because I don't want to burn the butter. The butter. Butter can burn easily and quickly. It's not suitable for every time for just Butter जो है cooking. वो जब पिघलता है तो फिर जलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा इन्होंने इसके अंदर मरियम ने ऑयल, कुकिंग ऑयल ऐड किया है ताकि वो बर्निंग ना हो. Every time when I'm preparing some butter, I'm also adding some oil. Okay, this is very hot, so I'm not doing it. Okay, as you wish. जी. व्यूअर्स, किसी भी वाक़े के होने से पहले उसको जानने के लिए लोगों ने बहुत सारे तरीके अपनाए, जैसे ज्योतिषियों के पास गए या साइंस के पास साइंस का इस्तेमाल किया या सितारों के इल्म का जो है वो इस्तेमाल किया. और वक्त के साथ साथ जब दुनिया सुकड़ती गई, सिमटती गई और नई तहजीबों और ममालिक ने जन्म लिया तो दुनिया जो है वो स्क्वीज़ होती गई और आप देखें अब हम इसे ग्लोबल विलेज कहते हैं. अच्छा, अब आम आदमी को ज़रूरत थी कि इसमें जो समाजी और सियासी चेंजेस आ रहे हैं, तब्दीलियाँ आ रही हैं, तो उसके बारे में जानने के लिए क्या किया जाए. तो सहाफ़त का जो शोबा है उसने ज़रूरत को पूरा किया और ज़ाहिर है उसमें जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं. अब ख़बर और तज्ज़िये में फ़र्क ये होता है जी कि ख़बर जो है वो इतला है और तज्ज़िया जो है वो वाक़यात, मुख्तलिफ़ वाक़यात और इतलात, उनके नुक्तों को मिला के जब अब आने वाले वक्त की तस्वीर बनाते हैं तो उसको हम तज्ज़िया कहते हैं. बड़े बड़े हमारे तज्ज़ियाकार हमारे मुल्क में मौजूद हैं. आज जो हमारे गेस्ट हैं, जो शख्सियत आज हमारी गेस्ट हैं, वो एक बहुत ही रिनाउंड तज्ज़ियाकार हैं. आप उन्हें अच्छी तरह, आप उनसे अच्छी तरह वाकिफ़ हैं और उनकी खासियत ये है कि उनकी जो उंगलियां हैं वो हर वक्त की नब्ज़ पर रहती हैं. उनको पता होता है कि आगे क्या होने वाला है और वो एक ऐसे डॉक्टर हैं, वैसे भी डॉक्टर हैं और ऐसे डॉक्टर हैं जो वक्त से पहले ही बता देते हैं कि यहाँ पे जो हमारे सियासी अमराज हैं उनके बारे में हमें पहले ही बता देते हैं. ब्रेक के बाद हमारे साथ जो गेस्ट होंगे वो हैं डॉक्टर शाहिद मसूद. आप भी हमारे साथ रहिएगा. Welcome back after the break. Sunrise from Istanbul, Turkey, Istanbul, बॉस्फोरस की लहरें और मेरे बहुत ही स्पेशल गेस्ट. आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि डॉक्टर साहब मेरे सामने बैठे हैं और मेरी जगह पे बैठे हैं. यानी कि एज अ गेस्ट यहाँ पे हैं, अदरवाइज ही इज ऑलवेज एट द अदर साइड ऑफ द टेबल. डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग और आई एम वेरी एक्साइटेड टू हैव यू बिकॉज मुझे जब भी मैं आपसे मिली हूँ इट्स बीन वेरी रिवॉर्डिंग. देयर इज सो मच, इतना कुछ है. ख़ासतौर पे पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर जो एवरीबडी, चाहे वो छाबड़ी वाला हो, दुकान वाला हो या कारोबार करता हो, वो एवरीबडी इज इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स और बहुत ज़्यादा हम लोग कंसर्न रहते हैं कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है. प्रेडिक्शंस दे देते हैं कि क्या होने वाला है. मैं सोच रही थी कि मैं आपको अपना हाथ भी दिखाऊं और आप मुझे बताएं कि मेरी ज़िंदगी में जो सियासी मोड़ है वो कौन सा है जो आने वाला है. आई एम वेरी एक्साइटेड टू हैव यू जी. और आप टर्की, यू कमिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम. आप कहीं और जा रहे थे, फिर आपका प्लेन यहाँ रुक गया. मारिया, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आपके व्यूअर्स को और आपको मुबारकबाद कि आप माशाल्लाह ज़बरदस्त शो ऑफ जा रहा है. ये तारीफ मैंने दो वजूहात की बुनियाद पे की. एक तो ये कि वाकई अच्छा जा रहा है शो, और दूसरा ये कि आप ज़रा हौलात रखेंगे. अच्छा, तो बहुत आपको मुबारक हो फर्स्ट ऑफ ऑल. और मेरा टर्की ट्रांसिट हुआ लेकिन स्टे जो है वो फर्स्ट टाइम हुआ.
आप थोड़ा सा घूमे फिरे, कुछ देखा आपने? मैं देख रहा हूँ बहुत से लोगों से मुलाकात हुई यहाँ पे, और जाहिर है कि वो न्यूज़ के हवाले से भी टर्की की अपनी इंपॉर्टेंस है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है रीजन में, पुरानी सिविलाइजेशन है, और ये ऐसा मुल्क है जो कॉलोनाइज नहीं हुआ, ये हमेशा किसी न किसी फॉर्म में रहा है। यानी यहाँ पे ब्रिटिश रूल नहीं आया, यहाँ पे जैसे हुआ ना कि बाकी आसपास के मुल्कों में कहीं फ्रांस आ गया, कहीं कोई, तो ये और ईरान इनकी अपनी पुरानी सिविलाइजेशन है, अपनी आइडेंटिटी को इसी तरह इजिप्ट, यानी जैसे इजिप्ट है उसकी पुरानी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से वो चल रहा है, तो इनकी तुर्कों की अपनी एक सकाफत है। और हमारे पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान इंडिया के साथ इनका बड़ा ताल्लुक है, क्योंकि वहाँ जितने आए हैं जिनको मुगल्स हम कहते हैं, तो वो एक्चुअली तुर्क ओरिजिन था और इनके लोग यहाँ पे जो शुरू में ये हुआ कि जब फतह हो गई, इस्लाम यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे इनके जो लोग बड़े खूबसूरत हुआ करते थे, अभी भी हैं, तो इनको गुलाम बना लेते थे, इनको वो गुलाम बना के अपने साथ रखते थे। लेटर ऑन वो गुलाम पावरफुल हो गए और उन्होंने फिर वो जिसको हम कहते हैं ना खानदान गुलामा, वो एक्चुअली वो गुलाम फिर रूल किया उन्होंने आगे जाके, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक और ये सारे आपको मिलते हैं वहाँ पे। और तो जिनके साथ सुल्तान आता है ना, सुल्तान दिल्ली, सलातीन जो हम कहते हैं, तो वो सारे के सारे देयर फ्रॉम द टर्क ओरिजिन। तो वहाँ आप देख कुतुबुद्दीन ऐबक का मीनार देख लें, या गियासुद्दीन बलबन, या ये सारे लोग जो थे, नॉट द मुगल्स, द अदर सलातीन, अदर साइड, तो वो सारे के सारे ऑटोमन्स यहाँ से जाते थे। तो पुरानी हिस्ट्री है, सिविलाइजेशन है, और हमेशा ज़बरदस्त है कल्चर दो जगह पे, वेस्ट और ईस्ट। यहाँ क्या आपको ये महसूस नहीं हुआ, जो मैं जिसका जिक्र करती रहती हूँ, क्योंकि वो इट्स सो इन योर फेस एक चीज़ कि यहाँ पे कितनी खूबसूरती के साथ को एग्जिस्टेंस है डिफरेंट रिलीजन्स एंड कल्चर्स, आपको चर्च और मस्जिद की दीवार मिली हुई नजर आएगी। मैं इसलिए कहती हूँ कि हमें इस बात का ज़्यादा एहसास अपने मुल्क में जाके होता है कि ये असल में इनकी ज्योग्राफी बड़ी इंटरेस्टिंग है ना, यानी एक तरफ इनके यूरोप है और एक तरफ इनके एशिया है, और इनकी इम्पोर्टेंस देखें, इनका पानी है असल जो इनके पास है ना, कि जैसे अरब मुल्कों में वो ऑयल कंट्रोल कर रहे हैं, उन अरब मुल्कों का पानी यहाँ से जा रहा है, यानी टर्की से ये हम कहते हैं दरियाए फरात, दजला, वो ओरिजिनेट यहाँ से हो रहे हैं, जैसे वो हमारे दरिया कश्मीर से ओरिजिनेट होते हैं ना, तो यहाँ से दरिया ओरिजिनेट होते हैं, जिसकी वजह से जो पानी है वो पूरा इराक के अंदर और आगे पैलेस्टाइन, जॉर्डन, ओरिजिन यहाँ से हो रहा है दरियाओं का, तो इसलिए पानी इनके पास है, और फिर इनके पास इकोनॉमी भी है, उनको उसको इस्तेमाल कैसे करना है और यूज कैसे करना है, तो दे। हमारे पास क्या है? हमारे पास तो फिलहाल हम ही है। अब सोचे कितना बुरा हाल है कि हम ही है फिलहाल। नहीं, हमारे पास भी बहुत कुछ है, लेकिन हम इस्तेमाल क्यों नहीं, हम इस्तेमाल हो क्यों रहे हैं और इस्तेमाल कर क्यों नहीं रहे? हमारी देखिए बात ये सारी कि टैलेंट तो बहुत है, दम बहुत है लोगों में, लेकिन एक तो हमारा लीडरशिप क्राइसिस है बहुत बड़ा मुल्क में, और दूसरा ये है कि स्टेबिलिटी नहीं आ रही, यानी लोग एक जगह ठहरने पर क्लैरिटी है, यानी इनकी गवर्नमेंट्स आ रही हैं जा रही हैं, लेकिन इनकी क्लैरिटी है, ये क्लियर है बिल्कुल कि हमने आगे कहाँ जाना है, और 10 साल 20 साल बाद हम कहाँ खड़े होंगे। अच्छा, इन्होंने बैलेंस रखा हुआ है अपने आप को, हम नेटो के साथ भी हैं, हम इस्लामिक वर्ल्ड में कहाँ पे प्लेसमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है इनकी। हम लोग कंफ्यूज्ड हैं बेसिकली एज ए नेशन कि यार हमने क्या करना है। वन फाइन मॉर्निंग हम उठते हैं और हम बिल्कुल एक एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, अगले दिन सुबह हम उठते हैं पता दूसरे एक्सट्रीम पे गिर जाते हैं जाके। तो मेरा ख्याल से वो जो बैलेंसिंग एक्ट है ना, जैसे टाइट रोप पे चलते हैं आप और बैलेंस रखते हैं, हाँ। तो वो हमारा इस वक्त वो हम लूज कर गए। ऐसा नहीं लगता मुझे कि जब हम अपने छोटे छोटे मफादात को देखते हुए, हर एक किसी का पैसा हो सकता है, किसी की इंडस्ट्री हो सकती है, किसी का कोई पावर हो सकती है, उनको देखते हुए हम छोटे अपने इंटरेस्ट को देखते हुए हम बड़े इंटरेस्ट को तो बिल्कुल विच इज़ आवर कंट्री कि जब वो होगी कंट्री तो तभी हम उसमें करप्शन भी कर सकेंगे और रिश्वत भी ले सकेंगे और ये सब हर किस्म के धंधे चल सकेंगे। डिपेंड करता है कि वो कंट्री होगी तो सब कुछ होगा। तो हम कहीं वो जो मेन थ्रेड है उसको भूल गए। देखिए, हमसे मुराद अपने से लेते हैं ना। मिसाल के तौर पे जैसे मैं जब एक ख़ास उम्र में छोटा था, बहुत पुरानी बात नहीं है लेकिन बचपन में, हाँ वो ख़ास उम्र नहीं, तो हमने देखा कि मेरी एक खुशी जो है वो क्या होगी। मतलब मैं अपने ईद का दिन जैसे आया तो ईद के दिन नमाज़ पढ़ ली, जाके चप्पल ले ली, रात को सुबह चले गए नमाज, गुब्बारे ले लिए, वो ईदी मिल गई रिश्तेदारों से, वो गले में डाल लिया, जमा कर लिया, ज़बरदस्त ईद हो गई।
अच्छा, उसके बाद जो नया जोड़ा मिला वो काफी दिन तक नया ही रहता था। मतलब मेरे कपड़े अगर खराब हो गए, मतलब 3-4 महीने तक तो वो नया जोड़ा ही कहलाता था। वो मेरी वालदा नया जोड़ा पहन लो, वो नया जोड़ा पहन लो। अच्छा, नए जोड़े पे कुछ हो गया ना अगर, तो एक क़यामत है। वो फट गया, उस पर कोई गिर गया कोई। अच्छा, अब जो बच्चे हैं, मुझे ये समझ नहीं आता कि उन बच्चों को आप कैसे खुश करें। मतलब है कि आप बच्चों को क्या दें कि वो खुश हो जाए। मतलब जूते दिलाएं, वो कहते हैं जूते तो हमें मिलते रोज दिलाते हैं, ये क्या है। अच्छा, आप उनको कहें कि अच्छा बेटा गुब्बारे तो फॉरगेट इट, वो आप उनको वीडियो में आईफोन, ये आईपैड, कंप्यूटर्स, क्या बाइक। हमारे यकीन करें उस वक्त खुशी जो है ना वो इतनी छोटी चीज़ों से मिल जाती थी आपको कि आप उसको एंजॉय करते थे। अब आज के बच्चों को मुझे नहीं पता मैं कैसे खुशी दूं। अच्छा, हमारे जो पेरेंट्स थे उनका भी ज़िंदगी में एक गोल था कि भाई बच्चे बड़े हो जाएं, पढ़ाई लिखाई कर लें, अपना घर हो, इनकी शादियाँ हो जाएं, दैट्स इट, वो खत्म, दैट्स इट। और हम अपने अल्लाह ताला हाथ ना किसी के सामने फैलाना पड़े, मोहताजी ना हो, बीमारी ना हो। और अब जो गोल है ना वो एक इशू है। मतलब एक घर क्यों है, 10 घर होने चाहिए, 10 घर क्यों है, 50 घर होने चाहिए, डिफरेंट जगहों पे होने चाहिए। आपका समर कहीं होनी चाहिए, विंटर कहीं होनी चाहिए। तो अब जब गोल्स लाइफ में सेट नहीं हो रहा है, अच्छा फिर वो चीज़ फैमिली के अंदर आ रही है। यानी अब ये हो गया है कि जैसे जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया, अच्छा या बुरा जो भी था, वो अगर सख्त ना होते तो मैं शायद ना पढ़ता लिखता, मैं पता नहीं क्या कर रहा होता जिंदगी में। लेकिन अब वो चूंकि फैमिलीज में चीज आ गई है, मतलब है कि कंपटीशन हो गया है। बच्चों एक दूसरे को भी तो देखते हैं ना कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। माँ कहती है कि इस बच्चे ने मुझे चूड़ियां ला के दी हैं, या इस बच्चे ने मुझे गिफ्ट किया है फलाना, और उस वो कहाँ से ला रहा है बच्चा, माँ को नहीं केयर। हमारी माँ को आया कहाँ से, ये आया कहाँ से, जरा सवाल बताओ ना, ये आया कहाँ से तुम्हारे पास, ये पैसे कहाँ से आ गए हैं शायद, ये तुम। तो वो जो घरों के अंदर एक चेंजेस आए हैं ना, उसकी वो फिर वैल्यूज में जो चेंजेस आ गए हैं। देखिए मरियम, मैं बताऊँ, झगड़े होते थे ना घरों के, आज से बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा, लेकिन लोग जाते थे मोहल्ले में सबसे जो रिस्पेक्टेबल आदमी है, कोई टीचर, कोई मौलवी साहब, जो भी होते थे। अब घरों के झगड़ों के लिए लोग जाते हैं मोहल्ले के बदमाश के पास। घरों के झगड़े हो गए, बदमाश तय कर रहा है। जब आपका यूनिट ये हो गया, ससुराल और मैके को बिठा के मोहल्ले का बदमाश तय कर रहा है कि ये ठीक है, वो ठीक है, वो अच्छा, सब सुनते हैं। तो फिर मुल्क का बदमाश करेगा ना, मुल्क के बसते थे। ये देखे ना, ये घरों से स्टार्ट हो रही है चीज, यूनिट आपका जो है। एग्जैक्टली। और फिर ये जाके ओवरऑल पूरे मुल्क की सोसाइटी पे रिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन ये जो माइंडसेट हमारा चेंज हो रहा है, उसकी जरा, आप डॉक्टर हैं, मैं उस पर भी आऊंगी कि किस किस्म के डॉक्टर हैं आप, कि आप मुझे बताइए कि ये असल में ये जो बीज पड़ा है ये कहाँ पड़ा हुआ है और कहाँ हम बिल्कुल एट फॉल्ट हैं। उसकी वजह ये हमारी, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग एज अ नेशन कंफ्यूज हैं इस वक्त। मतलब हम लोग फैसला नहीं कर पा रहे कि हम कहाँ खड़े हैं, मतलब चाहते क्या हैं हम, मतलब हमारी ट्रेडिशंस क्या हैं, मतलब हमारी अपनी ट्रेडिशंस क्या हैं, हमने घरों में कैसे मूव करना है। देखिए ना, ये मुल्क स्टेबल हो गए हैं, ये सिविलाइजेशन स्टेबल हो गई है। मतलब हमारे यहाँ अभी तक कंफ्यूजन है, हम कुछ और बनना चाह रहे हैं, बिकॉज़ ये हम मजहब को डिफाइन नहीं कर पा रहे। यानी हम अभी तक, हमें ये नहीं पता चला कि कायदे आज़म जो है वो, मतलब हर आदमी उनको अपने अंदाज में डिफाइन कर लेता है। अल्लामा इकबाल को हर आदमी सुबह उठ के वो कहता है ये थे, वो कहता है ये थे। कभी मैं कुछ सुनती हूँ कायदे आज़म के बारे में, कभी हर आदमी जो है ना, हर आदमी अपने मुताबिक एक बात पे ये लोग सिर्फ हम लोग एग्री करते हैं, वो ये है कि कायदे आज़म की तस्वीर बस वो होनी चाहिए हमारे पास, चाहे वो नोट के ऊपर हो। नोट की बात कर रहे हैं, नोट की बात करिए, उस पे सिर्फ हम लोग एग्री करते हैं, वरना बहुत स्पेकुलेशन है हर चीज के बारे में। और मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अरे जब मैं गया ना एज एमडी पीटीवी, तो वहाँ पे पहले दिन मुझे कहा गया कि डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि ये अपने ऑफिस में पीछे कायदे आज़म की कौन सी वाली तस्वीर आप चाहते हैं लगे। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, क्या मतलब है? कह रहे नहीं, वो आप टोपी वाली चाहते हैं या कोट वाली चाहते हैं? ये अच्छा, तो मैंने कहा एक मिनट, ये क्यों पूछ रहे हो? कह रहे नहीं, वो असल में, मैंने कहा कितनी है आपके पास तस्वीरें? ये पीटीवी हेडक्वार्टर में, वो कहते हैं हमारे पास कोई 25 तस्वीरें हैं डिफरेंट, तो आप डॉक्टर सूट में कुत्ते के साथ नमाज पढ़ते हुए, मतलब किस तरह की आप हर किस्म के कायदे आज़म, कायद एक था और उसके भी फिरके बना दिए हमने। वो हर किस्म का रखा हुआ है ना आपने, हर किस्म के कायद को रखा हुआ है आपने, और आप आपकी सोच को मैच करेगा वो लगा दें। तो मैंने कहा यार ये तो मैं हैरान हूँ। मैंने कहा अरे ले आओ कोई, मतलब उनकी सूट में हो या जैसे भी हो, मेरे लिए कोई तो मैटर नहीं करे, शेरवानी में हो। लेकिन देन आई रियलाइज कि यार ये भी यहाँ पे होता है इस लेवल पे भी, कि लोग वो पूछते हैं कि यार कायदे आज़म को भी कैसे हमने प्रेजेंट करना है। अब ये थॉट प्रोवोकिंग बात नहीं है कि हम ये सोचें कि ये सोच क्या है जिसकी वजह से ये सवाल
यहाँ पे आ रहा है कि देखिए ना, यहाँ क्लैरिटी है कि कमाल अतातुर्क की क्या व्यूज़ थे, कोई उसमें कन्फ्यूजन नहीं है। माओ के क्या व्यूज़ थे, चाइना में आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको क्लैरिटी मिलेगी। अमेरिका चले जाएं तो यहाँ इब्राहिम लिंकन ये चाहता था, तो जॉन एफ कैनेडी। हमारे मुल्क में कन्फ्यूजन है, हमारे मुल्क में आप अपनी लीडरशिप फाउंडिंग फादर्स के बारे में क्लियर नहीं है, तो फिर आप उसके नतीजे में नेक्स्ट जनरेशन तो फिर कंफ्यूज होती है। वो तो कंफ्यूज ही करेंगे आप उनको कि जी ये तो ऐसे नहीं थे, ये तो ऐसे थे, वो दूसरा कह रहा ऐसे थे, तीसरा कह रहा ऐसे थे। तो वो उसके नतीजे में मेरा ख्याल है कि हमें निकलना पड़ेगा उस कंफ्यूजन से, अगर हमने एज अ नेशन आगे करना है। इसका आप इलाज जरूर बताइएगा। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी डिग्री तो ठीक है ना, डॉक्टर हैं ये और सर्जन है। अच्छा, अब वो सर्जन जो हैं वो आ गए हैं ये इस तरफ तज्जिया निगारी की तरफ, और उसके बाद ये करते हैं हम लोगों का पोस्टमार्टम हमारे सियासी हालात का। तो ये वही मैं कह रही थी ना कि डॉक्टर सर्जन तो चले ऑपरेशन थिएटर से निकल आता है, उसका कभी ना कभी काम खत्म होता है। आपके तो पोस्टमार्टम खत्म ही नहीं होता, सुबह से लेकर रात तक। अब तो ख्वाबों में भी, मेरा ख्याल में ख्वाबों में भी होता है। और मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि एक दफ़ा मैं इंटरव्यू कर रहा था मुशर्रफ साहब को लाइव, जब मुशर्रफ को नहीं वॉज द प्रेजिडेंट, तो इंटरव्यू के दौरान मुझे वो कहते हैं कि यार ये तुम अच्छा खासा अपनी सर्जरी वर्जरी छोड़ के सारी ज़िंदगी जो तुमने काम सीखा है, तो ट्रेनिंग ली है, तो ये काम छोड़ के इधर कहाँ आ गए? तो मैंने कहा जनरल साहब ये आप कह रहे हैं कि सारी जिंदगी कुछ और सीखा और कहीं और आ गए? तो देयर वाज अ पॉज ना फॉर 5 सेकंड्स एंड देन ही सेड कि नहीं करना चाहिए, आदमी को करना चाहिए। इतने लोग हैं मेरे ख्याल में हमारे मुल्क की सियासत में, ज्यादातर वो 99% वो लोग हैं जिनको नहीं होना चाहिए सियासत में, उनको कुछ और करना चाहिए और वो बेहतर करते हैं। और मीडिया में जिनको नहीं होना चाहिए वो मीडिया में, हर तरह हर फील्ड में वो आदमी है जिसको वहां नहीं होना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है, मतलब बाज़ दफा आप फील आपको होता है कि यार ये आदमी यहाँ क्यों बैठा हुआ है, बैठा हुआ है यार, ये किसी ने बिठा दिया, इसको क्यों बैठा हुआ है, कैसे बैठा हुआ है, बस बैठा हुआ है। और बहुत से आपको टैलेंटेड लोग, पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग नजर आते हैं, वो वहाँ पे नहीं होते। और तो ये हर जगह ही है हमारी अनफॉर्चुनेटली, लेकिन अब यही वो सिस्टम है जिससे लड़ना है हमें सब। अच्छा, मुझे बताएं कि आपकी नज़र में इस वक्त हमारे मुल्क में कौन सा निज़ाम है? डेमोक्रेसी चल रही है, क्या मार्शल लॉ लगा हुआ है? व्हाट डू यू थिंक कि हमारे मुल्क में चूंचू का मुरब्बा है, कुछ पता नहीं चलता कि चूंचू का मुरब्बा है हमारे मुल्क में जो है ना, एक चूंचू का मुरब्बा है। और ये मुरब्बा जो है वो कहते हैं ना, वो चिड़िया लाई दाल का दाना और चावल जो है वो लाया दूसरा, और दोनों ने मिलकर, ये खिचड़ी भी नहीं है, कोई बिरयानी भी नहीं है, ये कुछ बड़ा कॉम्प्लेक्स सा कुछ अजीब चीज बन गई है ना, हांडी में कुछ अजीब सा खाना बन गया। आपके यहाँ पे किचन में पता नहीं, ये लोग तो बड़ा अच्छा मेरा हाथ बना रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ अजीब सी खिचड़ी बन गई है। और उसके नतीजे में ना डेमोक्रेसी है, ना वो यानी मौक ज्यादा है, इस्लामिक भी है कुछ, पता नहीं रिपब्लिक भी। आप पर्सनली समझते हैं कि क्या रिलीजन शुड बी इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस होना चाहिए इन रनिंग अ कंट्री? एक हद तक, लेकिन वो आपको डिफाइन करता है। वो एक हद तक, लेकिन क्योंकि आप इस्लामिक, लेकिन ये भी नहीं ना कि आप बिल्कुल यानी आप दुनिया में रहें, दुनिया में आपने रहना है और दुनिया के साथ चलना है, आप दुनिया का हिस्सा हैं, दोनों एक्सट्रीम्स से बैलेंसिंग रखें। आप एक बेशुमार मुल्क ऐसे हैं जो कि जिन्होंने बहुत तरक्की की है, और उन्होंने अपने मुल्क के लिहाज से सिस्टम निकाला है, यानी अपने मुल्क के लिहाज से डिफाइन आपने करना है। यानी आपके मुल्क में टर्किश मॉडल या कोई सऊदी अरेबियन मॉडल या इजिप्शियन मॉडल, पाकिस्तान का मॉडल चलेगा, तो आप अपने हालात के लिहाज से देखें, इंस्टेड कि यार वहाँ पर क्योंकि किसी का सर काट रहे हैं या वहाँ किसी का सर नहीं काट रहे हैं या वहाँ किसी को ये जूते मार रहे हैं, तो यार नहीं शुरू कर दें। आप पाकिस्तान के अपने जो आपके लोग हैं, जो अपनी ट्रेडिशंस हैं आपकी, जो आपका माहौल है, उस लिहाज से आप एक सिस्टम बनाएं ताकि उसको हर कोई एक्सेप्ट करे। आई वांट टू आस्क यू कि आप पॉलिटिक्स की तरफ क्यों नहीं गए, जबकि आप उसकी पेरीफेरी पर तो हैं, बट जंप इन आपने क्यों नहीं किया? टाइम की कंस्ट्रेंट भी है और ब्रेक भी लेनी होती है, तो जी ब्रेक लेते हैं।
ब्रेक। सनराइज फ्रॉम इस्तांबुल के साथ आपके सामने हाजिर हैं। मेरे स्पेशल गेस्ट डॉक्टर साहब यहाँ पे मौजूद हैं। आई एम रियली एंजॉयिंग इट। डॉक्टर साहब, व्हाई हैवंट यू स्टेप्ड इनटू पॉलिटिक्स? मरे नहीं, एक तो मेरे ख्याल से मैं मिसफिट हूँ पॉलिटिकल सिस्टम में। दूसरी बात ये कि देखिए, अगर आपने किसी भी जगह पे सर्व करना है ना अपने मुल्क को, आप शोबिज़ में हैं तो आप अपने अंदाज में सर्व कर रही हैं। मतलब ज़रूरी नहीं होता आप एक डॉक्टर हैं तो आप एज ए डॉक्टर सर्व कर रहे हैं, आप आर्मी में हैं तो एज आर्मी, आप किसी भी अंदाज में किसी भी जगह पे इंजीनियर हैं तो पायलट हैं, ज़रूरी नहीं होता कि आप पॉलिटिक्स में ही जाके सर्व करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ मैं हूँ मीडिया में, 9/11 के बाद आई वाज द फर्स्ट वन जिसने स्टार्ट किया वहाँ पे ARY से व्यूज़ ऑन न्यूज़, और उसके बाद फिर मेरे मुताबिक और ऑल दो सारा हंगामे भी होते रहे, ये भी चैनल बंद, ये शोर शराबा सारा। तो आई एंजॉयड। और उसमें ये होता है कि उसमें आपको ये फीलिंग होती है कि यार आप किसी ना किसी वे में मैं अनबायस्ड वे में, बाइस में हूँ। बायस्ड हैं आप? बाइस में हूँ, ये मैं जानना चाहूंगी। ओके, बाइस तो मैं हूँ। उसकी वजह ये है कि देखिए, खबर तो एक खबर है ना, जिसने खबर दे दी वो खबर दे दी। खुदा न खास्ता कोई बुरी खबर है, कोई ब्लास्ट हो गया, कोई किलिंग्स हो गए, लेकिन जब आप एनालिसिस देते हैं ना तो आप वहाँ पे यू हैव टू टेक अ पोजीशन, यू हैव टू टेक अ पोजीशन। यानी यू कांट से कि यार ये भी ठीक हो रहा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी नहीं। आपको एक पोजीशन लेनी पड़ती है, या लोग आपसे एग्री करते हैं। इसीलिए मैंने शो पहले का नाम रखा था, वो था व्यूज ऑन न्यूज, कि मेरे व्यूज हैं वो, यू मे डिसएग्री। फिर उसके बाद जो मेरे मुताबिक आया, अगेन इट वाज मेरे मुताबिक, और फिर डिस्क्लेमर चल रहा था उस पे कि दिस इज ऑल अबाउट यू, मेरे बारे में मेरे ख्याल आते हैं। इट्स जस्ट लाइक अ कॉलम, जैसे कॉलम लिखता है ना टीवी पे, कॉलम होता है टीवी के ऊपर, मेरे व्यूज हैं, आप एग्री करें ना करें। और उसमें हमारे पास फिर लोगों का फीडबैक जो आ रहा होता है ना, वो बता रहा होता है एक्चुअली कि आप उनके इश्यूज को टच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो लोग मुझे कहते हैं कि यार आप तो हमेशा गवर्नमेंट के खिलाफ ही रहते हैं। तो मैं जो भी गवर्नमेंट आएगी मैं उसके खिलाफ ही हूँ, बिकॉज आई एम अ नकाद, आई एम अ क्रिटिक। यानी क्रिटिक में होता है ना कि अगर मुझे आप कहेंगे कि एज अ क्रिटिक पूछेंगे कि ये चाय कैसी है, अब मुझे ज़बरदस्त, मुझे बहुत बड़ी ज़बरदस्त लग रही है, लेकिन मैं तो क्रिटिक कहूँगा कि ये होना चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, वैसे। तो बेसिकली क्या नेगेटिविटी को आप क्रिटिसिज्म कहते हैं? हाउ डू यू डिफाइन फ्रॉम बीइंग, एक तो होता है ना क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म, एक होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, एक होता है जरा नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है। बेसिकली क्या, हाउ डू, वेयर डू यू ड्रॉ वो लाइन, कहाँ आप ड्रॉ करते हैं? देखें, उसमें होता ये कि आप एक तो होप दिलाते रहें मुस्तकिल लोगों को ये कहते रहें कि यार ठीक होगा, ठीक होने जा रहा है, कुछ इससे बेहतर ही होगा, इससे बेहतर होगा, इससे बेहतर होगा, क्योंकि मुल्क में आपके पोटेंशियल बहुत है। तो आपने मायूस नहीं करना लोगों को कि आप बैठ जाएं और आप कहें कि बस 2-4 दिन के अंदर सब खत्म होने वाला है। आपको ये बात पता हो, चाहे मुझे पता हो, लोगों को आपने मायूस नहीं करना। हम लोगों के पास मानिए कोई 40 to 50% न्यूज़ ऐसी होती हैं जो हम रोकते हैं, हम देते नहीं हैं, क्योंकि उनसे हम दे दें तो बहुत ज़्यादा इंतशार, असल खबरें वही होती हैं शायद जो रुक जाती हैं। तो हम उसमें केयरफुल रहते हैं, वो सेंसर हो जाती हैं। ये सेंसर क्या, सेल्फ सेंसर, रोक लेते हैं उनको, और कोशिश ये करते हैं कि उससे बहुत मायूसी ना फैले, लोगों के अंदर उम्मीद जागती रहे, और दैट्स इट। और उसमें बायस इसीलिए होना पड़ता है, ये बायस ये नहीं कि आप एक तरफ बिल्कुल एक एक्सट्रीम पे चले जाएं, लेकिन आपको ऐसा जरूर एक पोजीशन लेनी पड़ती है। बजट आया तो बजट में जो चीज़ें अच्छी हैं वो तो 100 लोग कह रहे हैं, लेकिन आपने पॉइंट आउट करना है कि नहीं, इसमें गरीब आवाम के लिए क्या नहीं है, क्या नहीं है, क्या नहीं है। तो आपने उसको, उसका जो एज ए नकाद आपने जो तनकीद करनी है वो आपने उस पर करती रहनी है। अब मैं सीधा पढ़ना शुरू कर दूं सबके लिए बैठ के, तो वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। दैट इज। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि जो न्यूज़ चैनल की स्क्रीन्स पर दिखाया जा रहा है, आप उससे किस हद तक एग्री करते हैं? न्यूज़ की मैं बात कर रही हूँ, हम हर वक्त कहते हैं कि जी ये नहीं दिखाना चाहिए था, ये बहुत ज़्यादा हो गया। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे मुल्क में क्या हो रहा है। अगर आप उसको वाइप आउट कर देंगे तो वो मेरे साथ जाती है एज ए व्यूअर। मैं जानना चाहती हूँ कि अगर ब्लास्ट हुआ है या किलिंग्स हुई हैं या कोई प्रॉब्लम हो रही है, बट फिर कहते हैं कि ये नहीं दिखाना और ये दिखाना है। इट्स अ कंफ्यूजन। तो वो हाउ डू यू सी? अरे वो तो देखें, बहुत ज़्यादा इल्म होना भी एक अजाब होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो ना, एक तो ये कि नॉलेज में और इन्फॉर्मेशन में फ़र्क है। हम लोग टीवी पे ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आपको हम खबर दे रहे होते हैं, आपको हम नॉलेज नहीं दे रहे होते, हम इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। मतलब बिग डिफरेंस, यानी हम आपको खबर बता रहे हैं बस, लेकिन हाँ, लेकिन नॉलेज नहीं दे रहे, उसका कोई इल्म से ताल्लुक नहीं है।
तो उसके नतीजे में इम्यून जो आपने कहा ना वो तो बिल्कुल हो गया। यानी आप सोचिए ना कि आज का जो बच्चा है 100 किलिंग के अलावा 100 किलिंग, टारगेट किलर, वो एक आदमी देख रहा है नॉर्मल टारगेट किलर था, इसने 100 आदमी मार दिए, ये इसका खाका ऐसा था, ये नॉर्मल चल रहा है, टीवी बच्चे देख रहे हैं। और कमाल की बात ये है कि वो जो आता है कि ये प्रोग्राम बच्चे ना देखें, उसका रिपीट उस वक्त आता है जब बच्चे देखें, जब बच्चे सारे देखें उसका रिपीट उस वक्त चलता है। तो वो एक मीडिया में नो डाउट है प्रॉब्लम है इस वक्त। लेकिन उसके साथ साथ हैविंग सेड दैट थोड़ी सी चीज़ें ठीक हुई। मिसाल के तौर पे 3-4 साल पहले हमने डिसाइड किया कि डेड बॉडीज नहीं दिखानी, तो वो हम नहीं दिखाते, डिलेड फुटेज आती है। अब जो ब्लास्ट वगैरह हो जाता है तो उसकी लाइव नहीं आती। लेकिन शुरू में वो सब गलतियां कर रहे थे। नहीं वो शुरू में सब कर रहे थे। लेकिन ना जैसे 9/11 हुआ, अब ट्विन टावर लाइव जा रहा है, अब किसी को क्या पता गिरेगा वो, अब किसी को तो नहीं पता ना कि वो छलांग मार देगा आदमी ऊपर से। रिमेंबर तो अब CNN दिखा रहा है, अब वो छलांग मार रहे हैं लोग, वो कोलैप्स हो गया पूरा, इट वाज लाइव। अब लेकिन मैं सिर्फ ये सोचता हूँ, मैं जब गया CNN, मैंने वहाँ स्कॉलरशिप की CNN में, तो मैं उनसे पूछता रहा, मैंने कहा मुझे ये बताओ कि अब तुम कह रहे हो कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई ऐसा इंसिडेंट हो तो उस वक्त कैसे खबर, तुम हाउ कैन यू गिव अ डिलेड, क्योंकि रियल टाइम इवेंट हो रहा है ना। या मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में भी कुछ अर्से पहले, आपको याद है वो एक लड़का लटक गया किसी बिल्डिंग पे, रिमेंबर आग लगी, वो छलांग की, अब वो कैमरे लोग फोन से भी बना रहे हैं, फोन से बना रहे हैं। नहीं, और मेरा सबसे जो खराब एक्सपीरियंस हुआ ना, मैं आपको ये जो आपने बात की ना कि लोग इम्यून हो गए हैं बड़े, आपको याद है सियालकोट में 2 भाइयों वाला वाकया? अच्छा, अब मैं ये हुआ वो मैं लेकर आया फुटेज, मैं फुटेज लाया और मैं बैठ के कंफ्यूज था कि मैं इसको कैसे चलाऊं, इसको मैं ब्लर करता हूं, अगर मैं इसको नहीं दिखाता ब्लर करके तो इसका इम्पैक्ट ही नहीं जाएगा, लोग कहेंगे कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, मैं उसको उठाना भी है मैंने इशू, मैंने वो मारिया बैठ के एडिट किया, उसको ब्लर किया, और बीइंग अ डॉक्टर तो मैं ज़ाहिर देखता रहा हूँ, लेकिन आप यकीन करें इतना तकलीफ दे था मेरे लिए कि लोग मार रहे हैं और लोग कैमरे लेके खड़े हैं और खड़े हैं, लोग पे खींचते हुए ले जा रहे हैं पूरा क्राउड। और उसके बाद जब मैं नेक्स्ट डे 2-3 दिन के बाद मैं वहाँ गया सियालकोट में खुद, तो वहाँ एक छोटा सा लड़का आके मुझे कह रहा है वो डॉक्टर साहब बड़ा जुल्म हो गया, ज़्यादती हुई उन्हीं के घर के बाहर, ये डॉक्टर साहब मेरे मोबाइल पे है, तो इसकी फ़लाँ चैनल वाले 25,000 दे रहे थे, तो आप मुझे बड़े पसंद हैं, ये आप मुझे, ये मेरा दोस्त, ये देखिए ये मैंने बनाई है फुटेज, और आप मुझे ऐसा करें 12,000 दे दें तो मैं 12,000 में फुटेज आप मुझसे ले लें। अब मैं उस बच्चे को देख रहा हूँ, 17-18 साल का लड़का, उसके सामने पूरी 40 मिनट की वीडियो, उसने पूरे लंबी चौड़ी वीडियो क्लिप्स पता नहीं क्या क्या बना के रखे हुए, और मुझे कह रहा है ये देखें ये एक्सक्लूसिव है डॉक्टर साहब, ये आप मुझे 12,000 13,000 जो भी आप दे दें। अब इस तरह के माशरे में आप रह रहे हैं, तो मैंने कहा तुम्हारा दोस्त था, वो दोस्त है जी डॉक्टर साहब, दोस्त थे मेरे, ये देखे ना, अब ये देखे ना। तो अब ऐसे माशरे में मैं ऐसे उसकी शक्ल देखता रहा और मैंने और हम इस माशरे का हिस्सा हैं, हम इस माशरे का हिस्सा हैं, हम इसको डिसोन नहीं कर सकते जी। ये हमारी, मुझसे कभी किसी ने कहा ना कि जी आप लोग ये ड्रामे में इतना रोना धोना, इतनी मारपीट, ये चीज़ें दिखाते हैं और जी ये मे बी हमारे रिलीजन के खिलाफ है, ये फलान। मैंने कहा देखिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम आपको आपका आईना दिखा रहे हैं, हम जो ड्रामे कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये आपकी शक्ल है, ये हमारी शक्ल है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो अजाब होता है ना अल्लाह का, वो इस शक्ल में नहीं आता कि ज़लज़ला हो जाए या कोई बीमारियां फैल जाएं या कोई सैलाब आ जाए। जो सबसे बड़ा अजाब होता है ना वो बेहिस होना है, कि इंसान बेहिस हो जाए कि यार मेरे आसपास चलो वो मर गया यार कोई बात नहीं। अब इन मुल्कों में आके देखें, ये अपने जानवरों की केयर कर रहे हैं, ये अपने कुत्तों की केयर करते हैं। अब ये मतलब आप और हमारे साथ हमने मार नहीं दिए, फीलिंग्स हैं। और वहाँ पर लोग जो बेहिस हो गए हैं, यानी बम ब्लास्ट हुआ, कितने मरे? अच्छा 8 मरे, 10 मरे, 20 मरे, मतलब ओके यार ये ऊपर जाए तो फिर हम छोड़ो यार, खबर निकाल दो, दूसरी खबर पे आ जाओ। तो ये जो बेहिसी हो गई है ना माशरे में अनफॉर्चुनेटली, और मैं इसका हिस्सा हमने क्रिएट किया है। और मैं आप यकीन करें, मैं इस बात को एग्री करता हूँ कि लोग अब इम्यून हो गए हैं, लोग बहुत ज़्यादा इम्यून होते जा रहे हैं और लोगों के अंदर ये हो गया है कि हाँ भाई ठीक है, हो रहा है तो हो रहा है। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि शायद ये टीवी चैनल जब नहीं थे उससे पहले भी तो मिलियंस मार रहे थे एक दूसरे को हिस्ट्री में। देखे ना 71 में जो पाकिस्तान टूटा है तो टीवी तो प्राइवेट टीवी तो नहीं था। जिस चीज का इसका वही मैं कह रही हूँ ना कि इन्फॉर्मेशन का पहुंचना भी तो जरूरी है ना। इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं बैठ के मुझे पता होना चाहिए कि मेरे मुल्क में क्या हो रहा है, वांट टू नो बट नॉट द नॉलेज। प्रॉब्लम ये है ना कि इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में बड़ा फर्क है। मैं पहले भी कह रहा था ना कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई कि बम ब्लास्ट हुआ है, बट आई वांट टू नो कि ये क्यों हुआ है, इसके असबाब क्या हैं, इसकी वजह क्या है, इसका इफेक्ट क्या होना है आगे,
ताकि मैं उससे अपने आप को बचा सकूं, या अगर वो चीज़ गलत हो रही है तो उसका सदबाब कोई हम कर सकें। ये हमारा माइंडसेट जो है ना, ये चीज़ हमारे अंदर से ख़त्म होती जा रही है। हम एक न्यूज़ के बाद दूसरी न्यूज़ या सेंसेशन की तरफ जाते हैं और इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते। डॉक्टर साहब, हमारे किचन में तो इस वक्त ग़िज़ा जो है, खुशबू आ रही है यहाँ तक ज़बरदस्त, उसका इंतज़ाम हो रहा है। लेकिन आप जो हैं, आप जिस्मानी इलाज करते हैं और आप हमारी वो क्या कहते हैं, सियासी इलाज भी करते हैं और बताते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा रूह का इलाज भी कर लें और वो म्यूजिक से होगा। और जुरैन, यू हैव सम सॉन्ग फॉर माय स्पेशल गेस्ट टुडे? And young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes out. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gentle that when she passes, each one she passes goes out. Oh, but I watch her so sadly. To the sea, she looks straight ahead, not at me. So sadly, how can I tell her I love her? Yes, I would give my heart gladly, but each day as she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, I smile, but that doesn't see. She just doesn't see. She just doesn't see. Beautiful. Thank you, Juren. Thank you so much. मैंने सुना है डॉक्टर साहब, आप मुस्कुराते हैं तो लोग आपको पहचानने से इनकार कर देते हैं, कहते हैं कि कौन आदमी है, हमने तो कभी इसको देखा नहीं, जबकि ये एक शख्सियत है, एक चेहरा है जो हर वक्त स्क्रीन पर रहता है, रिपीट में और लाइव पे, लेकिन लोग कह देते हैं कि जी हम नहीं जानते आपको। क्या चक्कर है? लोग कंफ्यूज होते हैं। आप हंस रहे हैं, आप डॉक्टर शाहिद हैं, अच्छा आप बाजार में घूम रहे हैं, अच्छा आप डॉक्टर शाहिद हैं, आप बाजार में यहाँ क्यों घूम रहे हैं, यहाँ पे कैसे, तो वो नहीं, तो फिर मैं उनको बताता हूँ, नहीं मैं यहाँ पे बाजार में हूँ या मार्केट में हूँ, नॉर्मल आदमी हूँ, मैं आराम से घूमता खाता पीता है, जिंदा इंसान हूँ। ये नजर क्यों आया हमें बाजार में, ये नजर, ये आखिर मॉल में नजर क्यों आया, क्यों नहीं बैठ के तज्जिया कर रहा, क्यों नहीं तज्जिया कर रहा? लोग वाकई मतलब एक तरह से गुस्से में यार ये क्यों खा रहे हैं यहाँ पे, ये मतलब है कि ये उस पे फूड कॉर्नर पे बैठा हुआ है, तो लोग आपको मतलब है कि अजीब सीरियस नहीं यार, ये क्या है, खाना खा रहा है बैठा फूड कॉर्नर पे, इतना मुल्क में मसले हैं और ये यहाँ बैठा हुआ है, ये प्रॉब्लम सारा बक करता रहता है और वो टीवी पे बैठ के यहाँ खाना खा रहा है बैठा फूड कॉर्नर पे, तो वो फिर आप उनको आराम से बचा के निकलते हैं वहाँ से। तो ये एक इशू है, ये इशू है बिल्कुल। ये हमारे इमेजेस आपके जहन में बन जाते हैं ना, तो वो फिर उसी से आपको उसी से रिलेट करते हैं और उसी से रिलेट करते हैं और वो समझते हैं कि बस वही आपकी ज़िंदगी का एक फैसेट है और इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। अब हम एक ब्रेक पर जाएंगे और उसके बाद मैं बाकी फैसेट्स इनके डॉक्टर साहब के एक्सप्लोर करना चाहूँगी कि ये इनकी शख्सियत के और क्या क्या रंग है। हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, वापस आते हैं। जुरैन, लेट्स टेक अ ब्रेक।
एक सनराइज फ्रॉम इस्तांबुल। डॉक्टर शाहिद मसूद आज मेरे मेहमान हैं और हमारी जो कश्ती है वो बॉस्फोरस की लहरों पर जो है वो चल रही है और इस्तांबुल का खूबसूरत शहर है, खूबसूरत मकाम है, खूबसूरत मेरे गेस्ट हैं और मैं इनसे गुफ्तगू कर रही हूँ। डॉक्टर साहब, रोमांस का कोई अमल दखल है आपकी ज़िंदगी में? अब ये मत कहिएगा कि फैज़ अहमद फैज़ की तरह मैंने सिर्फ रेवोल्यूशन से मोहब्बत की है। वो नहीं, जवाब तो ऐसे आता है आपको ना। वो जितने हमारे पॉलिटिशियंस हैं आप उनसे पूछें, ये जो एलीट है आप उनसे पूछें कि आपको कौन पसंद है, कहेंगे सबिया खानम, वो कहेंगे फरीदा खानम, वो कहेंगे मतलब वो बड़ा फैज़ अहमद, वो जैसे नाम रटे हुए फैज़ अहमद फैज़, हबीब जाले, मैं उनकी शायरी, उमर ख़याम को मैं पढ़ता हूँ, उमर ख़याम कौन है उनको नहीं पता। लेकिन रोमांस तो ज़ाहिर है ज़िंदगी है ही रोमांस का नाम, और हर वक्त ही रोमांस चल रहा होता है मुख्तलिफ चीज़ों के साथ, मुख्तलिफ लोगों के साथ, बहुत से। अभी डिपेंड करता है कि आप रोमांस को क्या नाम देते हैं। आप बताइए ना, आप कैसे उसको मैं तो देखिए, मैं तो अपने मुल्क के साथ भी रोमांस करता हूँ, बड़ी खतरनाक हद तक करता हूँ। मैं अपने मुल्क से रोमांस करता हूँ, मैं लोगों से रोमांस करता हूँ। सारे लोग देखें, मैं एक दफ़ा, बड़ी अजीब सी बात लगेगी आपको, लेकिन मैं बड़े दिल से ये बात कर रहा हूँ। मैं कभी सोचता हूँ कि बहुत इतनी बड़ी दुनिया है, इतने सारे लोग मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं मेरी बातें, और साल से सुन रहे हैं और एक फॉलोइंग है। मैं कहता हूँ कि अगर उनको इतला मिलेगा डॉक्टर शाहिद का आज इंतकाल हो गया और कोई 2-4 लोग दुनिया में, पूरी दुनिया में ये सोचें कि यार ओहो बहुत अच्छा आदमी था यार, उसकी डेथ हो गई, तो मैं समझूंगा मैंने कामयाब ज़िंदगी गुजारी। कि वो मुझे नहीं जानते और मैंने उनके लिए कभी कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना अगर कहा ना तो मैंने कामयाब ज़िंदगी गुजारी। मतलब इसका मतलब है कि मैं ठीक रहा, अपनी ज़िंदगी मैंने ठीक गुजार ली। तो उन सबसे रोमांस है, मतलब अब वो टिपिकल एक जिस अंदाज में आता है ड्रामों में, या वो तो पॉसिबल नहीं, उसकी ज़िंदगी थी, वो भी किया अपने टाइम में कर लिया, वो भी नहीं वो किया, खूब किया, मगर वो यहाँ पे मैं बताने नहीं वाला, वो तो बड़ा मसला हो जाएगा, वरना बहुत से लोगों के लिए वैसे आप करते रहते हैं लोगों के लिए मसले क्रिएट, कुछ अपने लिए भी होने दें। नहीं, मेरे कहने से उनके लिए हो जाएगा मेरे लिए कम होगा, मेरे लिए भी होगा वैसे, लेकिन कम होगा। अच्छा, तो बचपन का कोई बताइए कि हाउ वाज योर, आपके पेरेंट्स जो थे, फादर जो थे, वो आपका ज्यादा तक रियाज? मैं वहाँ स्कूल में पढ़ा, माय फादर वाज देयर, वो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो वहाँ पोस्टेड थे, तो मैंने स्कूलिंग वहाँ से की। और एक बात मैं आज आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊँ, स्कूल में मेरे साथ 2 मसले थे सबसे बड़े। एक तो ये कि मेरी वालदा को ये ख्याल पैदा हो गया था कहीं से कि इसका कद नहीं बड़ा होगा। अच्छा, अब नहीं, वो किरदार के कद की बात नहीं, वो पता नहीं, वो मुझे कहती थी इसका कद बड़ा। अच्छा, अब मैं यानी आई एम 6'2", अच्छा, वो उसको कहती ये छोटा रह गया, ये छोटा रह गया, वो पता नहीं मुझे अजीब एक्सरसाइज करो, ये करो, वो। दूसरा मेरे साथ एक स्कूल में मसला क्या था कि मैं बोलता नहीं था, आई वॉज वेरी शाय। और देखिए, अब मैं चुप नहीं होता, मुझे स्कूल में यानी बात और ये यानी आप समझे कि कॉलेज तक ही रहा मामला। यानी जब एफएससी में चला गया, डीजे साइंस कॉलेज कराची, तो वहाँ तक मैं बहुत ही शाय किस्म का नहीं होता कि चुप बैठा हुआ है लड़का, उसको बात नहीं करनी आ रही और शर्मीला सा है, और सारे लोग फैमिली में भी गया तो कोने में बैठ गया, और ख़ास तौर पे लड़कियां हैं तो बिल्कुल ही कोने में छुप के बैठा हुआ है, बिल्कुल ही सामने नहीं आ रहा, ला रहे हैं लोग, तो शर्मीला सा, अजीब सा। वो पता नहीं मेरे ख्याल से कुदरत ने रखा हुआ था दबा के ना, एकदम ही उसने फटना है तो बस आगे जाके जो है ना वो सारी चीजें निकल के आ गई। लेकिन आप देखें कितना बाल दफा बचपन कैसे, आई मीन उसका क्या प्रोसेस था? आई मीन बिकॉज इस तरह आना और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को पूरी दुनिया के सामने लाना इज एक कॉन्फिडेंस कैसे आया आपके? मेडिकल कॉलेज में मारिया फिर चेंज, डेड बॉडीज देख नहीं डेड बॉडी मेडिकल कॉलेज में फिर ये हुआ कि मेडिकल कॉलेज में चेंज आया, क्योंकि उस वक्त तो को एजुकेशन हुई, फिर उसके बाद मैं यूनियन के इलेक्शंस इसमें पार्टिसिपेट किया, प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया, तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स की दबा के उसके अंदर वहाँ पे बहुत ज़्यादा फिर ट्रेनिंग हो गई, फिर कैसे बोलना है, स्पीच कैसे करनी है, बात कैसे करनी है। फिर ये हुआ कि मैं फेलोशिप के लिए चला गया इंग्लैंड। फिर मैं जब वापस आया तो मेरी रिक्वायरमेंट थी कि मैं पढ़ाऊँ, फिर मैं फाइनल ईयर को सर्जरी पढ़ाता रहा सिर्फ मेडिकल कॉलेज। तो वो जब टीचिंग में चले गए ना आप, तो फिर आप एक आपकी झिझक खत्म हो गई कि स्टूडेंट्स के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वो मुझे उसका काफ़ी फ़ायदा, वहाँ से काफ़ी मैंने
स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ को पंगे शंगे लिए, कोई मारे शारे खाई, कोई चोटे छोटे? मारे तो उस जमाने में इतनी नहीं खाई, लेकिन मैंने घर पे बहुत खाई। घर पे तो चप्पल से खाई प्रॉपर उधर। लेकिन सही वक्त पे चपेड़े पड़ गई थी, मैं हमेशा ये पड़ गई थी सही वक्त पे, काम आई, वो काम आई, वरना मैं कोई ये मेडिकल की तरफ नहीं जाना था मैंने, पता नहीं मैं कुछ और मेरे रोजानात बड़े दूसरी साइड पे थे। किस तरफ थे रोजानात? मेरे वो भी मसला हो जाएगा बहुत ज्यादा। ना ये ना करें, ये तो भाई आप बहुत ही डिप्लोमेटिक हो रहे हैं, अब खुल के बात करें, आप हर चीज के बारे में खुला के बात करते हैं। मेडिकल तो ना करता, मेडिसिन तो मैं नहीं कर पाता, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही मेरी वालदा ने, मतलब वो खास होता है ना कि मगरिब से पहले घर आना है, वो वाला से पहले दरवाजे कुंडे लग जाते थे। नहीं मेडिकल में आने के बाद लेट हो गया, दरवाजा नहीं खुल रहा, मैं घर पहुंचा दरवाजा नहीं खुल रहा, अच्छा मगरिब हो गई ना, जाओ बस दोस्तों के साथ घूमते रहो। मैं कह रहा हूँ मी दरवाजा खोले, मैं वापस नहीं बाहर रहो, बस मगरिब हो गई, फिर 9 बज गए, दरवाजा नहीं घर के खुल रहा। तो अब वो उस वक्त ना होता, उस वक्त तो हम बहरा गुस्से में आते थे, लेकिन नाउ आई रियलाइज कि वाकई सही किया उन्होंने। तो आप अपने बच्चों के साथ इस तरह हैं? आजकल के बच्चे सुनने वाले, बच्चे तो उस वक्त भी सुनने वाले नहीं, उस वक्त तो जरा मजलूम बच्चे थे। आजकल कहेंगे अच्छा, मतलब आजकल निकलते ही वो मगरिब के बाद है, वो कहते हैं कि हम मगरिब के बाद जा रहे हैं, और बच्चे तो आए तो आ गए। और मतलब है कि नहीं, आजकल के बच्चे, मैं अपने घर की बात नहीं कर रहा, लेकिन आजकल के बच्चे कहते हैं कि मगरिब के बाद में आप सो जाएगा पापा, हम आ जाएंगे, हम कीज है हमारे पास। तो मतलब ये तो कोई तसव्वुर, उस वक्त कहाँ तसव्वुर था, मतलब ये तसव्वुर ही नहीं था कि आपके पास। और ये जो आपने भी हम बात करें ना खबरों वाली, देखें ना आजकल इनसिक्योर कितने हो गए हैं लोग। आजकल आप देखें बच्चों को भेजते हुए घरों में फैमिलीज परेशान होती हैं, बच्चों के पास मोबाइल आने शुरू हो गए हैं, बच्चे मोबाइल रखते हैं, उनके जो बस में उनको लेके जाते हैं लोग, घरों से पिक करते हैं, उनके पास मोबाइल होता है, पूछती रहती हैं मदर्स के अच्छा जी ये मसला हो गया, बस जल्दी आ जाए, टाइम पर आ जाए खैरियत से। अब तो सब्जी वालों के पास भी मोबाइल है, दूध वाले के पास मोबाइल है, सब्जी वाला, सारे मोबाइल के बगैर काम ही किसी का नहीं चल रहा, किसी का काम नहीं चल रहा। पूरा मुल्क ही इजी लोड है आपका, इजी लोड है पूरा मुल्क इजी लोड, फ्रेंडली भी है, यूजर फ्रेंडली, इजी लोड और सारा कुछ, मतलब है कि वो हमारी नेशन का असल में यही होना चाहिए है ना, कि इजी लोड एंड यूजर फ्रेंडली। बिल्कुल, जो मर्जी आके हमें यूज कर ले, हमारी कौम तैयार है जी। बिल्कुल, हर चीज के लिए हमें ट्रेनिंग मिल गई थी जी। हमारी मेंटालिटी जो है, मैं कहती हूँ वो स्लेवरी की तरफ है, और जो हमारा रहन सहन है वो मुगलों की तरह शाहाना है, तो हम शायद उसमें कहीं कंफ्यूज हो गए। दूसरी हम लोग असल में देखें, बात यह है कि जैसे मैंने पहले कहा था ना, शनाख्त हो गई आपकी, यानी हम एक ऐसे हैं कि जैसे आतिश फिशा पे बैठे हुए, वो इतनी घास उगी हुई है और पिकनिक बना रहे हैं आप, मतलब यू सिंपली डोंट नो कि यार 2-3 साल के बाद आपकी इकोनॉमी कहाँ खड़ी होगी। और नेशनलिज्म जिसे कहते हैं ना, मतलब मैं जैसे दुबई में या बाहर के मुल्कों में, दुबई में खास तौर पे आप देखें केरला का आपको मिलेगा, तो वो कहेगा कि जी ओ साहब, वो गाड़ी साफ कर रहा होगा, साहब हमारा वो श्री देवी का फिल्म बड़ा जबरदस्त है, इंडिया में हमारा ये, अच्छा वो बड़े आपको लगेंगे, अपने आपके मुल्क के लोग नजर आएंगे आपको, नहीं करते, नहीं अरब खरबपति लोग हैं, होटल से निकले, ओ डॉक्टर साहब मैंने तो कहा पाकिस्तान नहीं चले, मैंने तो अपने बच्चों से कहा जाओ बाहर जाके पढ़ाई करो। अब आप कहेंगे भाई इस आदमी ने तो इतना लूटा है, खसूटा है, ये गालियां दे रहे हैं मुल्क को। इंडिया में ऑन द अदर साइड, ये बाकी मुल्कों में दे लव देयर कंट्री, हालांकि उनके प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, लेकिन वो नेशनलिज्म का फैक्टर। तो बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये ट्रेंड हो गया है कि जी बस पैसा है आपके पास तो बस आप सब कुछ हैं, फने खाने बहुत बड़े, आपके चाहे कोई इल्म हो आपके पास ना हो, इल्म हो यानी मैं डिग्रीज की बात नहीं कर रहा, यानी इल्म नॉलेज आपके पास हो या नॉलेज के ताल्लुक, जाहिल है ना, हाँ पढ़े लिखे जाहिल। आपकी जिंदगी का सबसे क्राइसिस वाला करियर में पीरियड था वो कौन सा? क्राइसिस वाला मीडिया में तो रोज ही आता रहता है, लेकिन वैसे आप बात कर रही हैं ओवरऑल मेरा ख्याल से क्राइसिस तो बेशुमार हैं, मेरे ख्याल से गुजर गया, मुझे ऐसा लगता है कि वो टाइम गुजर गया क्राइसिस वाले, क्योंकि उस वक्त ये था जब फेलोशिप का इम्तहान दे रहा था मैं, उस वक्त बहुत बड़ा क्राइसिस था कि आप खुद ही इम्तहान दे रहे हैं और आपके पास इतने ही पैसे हैं और आपने हर हाल में इम्तहान पास करना है, और एग्जैक्टली और मीडिया में उस वक्त क्राइसिस डेवलप हो जाता है जब अचानक आप कोई लाइन क्रॉस करके ज़्यादा बात करके प्रोग्राम बंद हो गया, चैनल बंद हो, वो पंगे ले लिया आपने। वो छुपा के भी तो आप प्रोग्राम कर रहे थे ना? वो छुपा के भी प्रोग्राम, वो तो देखिए ना, वो तो जियो बैन हो गया, तो उसके बाद वो
दुबई से प्रोग्राम करना पड़ा, वो बड़ी लंबी स्टोरी है, वो मैं फिर कभी सुनाऊंगा। लेकिन वो ये था कि वो आपने पाकिस्तान से करना है, दुबई से अपलिंक बंद हो गया था, वो फिर यहाँ आके कर रहा था, फिर वापस जा रहा था, तो वो जगह आपने शो नहीं करनी कि कहाँ से करें, तो वो इस तरह के इश्यूज आते रहते हैं, लेकिन वो गुजर गया मेरे ख्याल से वो टाइम। जी, मैं डॉक्टर साहब से ये भी पूछना चाहती हूँ कि हम जब डिफरेंट चैनल्स को देखते हैं, अगर ये इस चैनल की न्यूज़ है और डॉक्टर साहब इस पे बैठे हुए हैं, तो क्या ये अपनी बात कर रहे हैं या चैनल की कोई बात कर रहे हैं, चैनल का पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं? क्योंकि ये बहुत हमारे यहाँ पे है कि एंकर्स जो हैं या जो प्रोग्राम्स करते हैं, न्यूज़ प्रोग्राम्स करते हैं, क्या ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या वो सही तज्जिया दे रहे हैं या वो अपने चैनल ओनर की ज़बान बोल रहे हैं? सहाफ़त कितनी आज़ाद है और ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं और ये सच भी हैं? नहीं, देखिए हमारी पहली बात तो ये है कि मेरे साथ इश्यूज कम आए, क्योंकि मैं इन बिटवीन द लाइंस कह जाता हूँ बहुत कुछ, यानी ज़रूरी नहीं होता कि मैं वो खुल के बात करूँ, मैं वो इन बिटवीन द लाइंस और वो लोग समझने वाले बच बचा के निकल जाता हूँ। मैनेजमेंट्स की डेफिनेटली पॉलिसी होती है, पहले नहीं थी, अब तो बहुत है, क्योंकि अब तो लोग चैनल खोलते हैं इसलिए कि न्यूज़ चैनल खोल के आप पॉइंट ऑफ व्यू। एक ज़माने में अखबार आता था तो वो कहते थे यार पैसा बहुत हो गया, अब क्या करें, अब कहते हैं थोड़ी सी इज्जत कमा लेते हैं यार, अखबार निकाल लेते हैं। ये एक टाइम था 90s का 80s का, तो लोग बहुत सारे चैनल्स आ गए, बहुत सारा सब कुछ हो गया, उनके अपने स्टेक्स हैं, वो अपने बिजनेसेस कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो उसमें फिर ये एडिटोरियल तो आ जाती है कि डॉक्टर साहब इधर ये ना करें, हौला हाथ रखें। लेकिन असल चीज़ होती है कि आप उसमें बच बचा के आपने कैसे निकलना है, अपनी बात आपने कह भी देनी है। और मेरा चूँकि काम ही क्रिटिसाइज़ करना है, तो वो जो भी जिस चैनल पे मैं होता हूँ उनको पता होता है अच्छी तरह कि यार इसने बैठ के ये कसीदे तो पढ़ने नहीं है कि ये बड़ा अच्छा है, वो भी सब अच्छा हो रहा है, दूध की नहरें बह रही हैं और शायद के बच्चों लोगों के मसले ख़त्म हो गए, औरतें घरों में खुश हैं और ये और तो सारे के प्रॉब्लम्स मैंने डिस्कस करने, तो उसकी वजह से वो फिर जहन में रखते हुए ही फिर मैं उनको समझाता हूँ और मैं उनसे कहता हूँ कि पैकेज बाद में आएगा, भाई पहले मुझे बताओ कि एडिटोरियली मेरे पास कितनी फ्रीडम होगी। और एडिटोरियल फ्रीडम अगर आपके पास होती है तो, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, आई एम नॉट एन एंकर, एक होता है ना कि आप बैठ गए होस्ट, मतलब मैंने होस्ट तो मैं रहा हूँ, मैं होस्ट अभी भी होता हूँ, कई दफ़ा आप इस तरह कर लेते हैं प्रोग्राम 1-on-1 या ज़्यादा, लेकिन अब चूंकि एनालिसिस दे रहा होता हूँ तो इसलिए एनालिसिस में फिर मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यार मुझे फ्रीडम कितनी है बात करने की, अगर मैंने किसी भी इशू पे बात करनी है तो मेरे पास फ्रीडम कितनी है, वरना आप ना आ जाए, मुझे हाथ ना लगाएं मुझे, और इसीलिए मैंने वो डिस्क्लेमर चला देता हूँ ना पहले मैं कि भाई ये मेरा आइडिया, चैनल का ताल्लुक है, मेरे ऊपर आ जाए, चैनल पे ना आए पूरा। So, do you think it's important कि आपको अपनी लैंग्वेज बहुत, मैं तो कहता हूँ जी बहुत ही अच्छा है, और इसमें दो चीज़ें मेरे ख्याल से, एक तो ये बहुत अच्छा आइडिया कि उर्दू में, सवाल ये है कि पता नहीं कितने बच्चे ये उर्दू समझते हैं कि नहीं, आजकल के तो बच्चे भी इस पूरे अरसे में ये जो पूरा अरसा गुजरा है जिसमें बच्चों ने उर्दू में नहीं देखा बहुत कुछ, तो लेकिन डेफिनेटली बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। मेरा ख्याल है बड़ों के लिए भी शुरू करें आप उर्दू में प्रोग्राम, क्योंकि बड़ों की भी उर्दू अच्छी खासी ख़राब हुई है। नहीं, हम लोगों की न्यूज़ में हमें कन्फ्यूजन होता है कि हम इसको जाँ बहक कहें या हलाक कहें या शहीद कहें या इसको क्या कहें। अरे ये नहीं, ये जो आता है ना कि बम ब्लास्ट हो गया और उसमें तो हम क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करें, हलाक तो कह नहीं सकते, बड़ा खौफनाक लफ्ज़ है हलाकत, तो कुरान शरीफ में नेगेटिव वे में आए, शहीद भी नहीं, तो फिर वो बड़ी मुश्किल से जाँ बहक का लफ्ज़ पे सब एग्री हुए कि जाँ बहक, तो ये भी एक यानी उर्दू के वर्ड्स, और अभी आप हमारे शहादत के जो है उस पे बड़ी प्रॉब्लम, बड़ा कंफ्यूजन, दूसरे मुसलमान को कह रहे हैं कि तुम शहीद नहीं हो और ये शहीद है। बिल्कुल, और उर्दू के और गलतियां बड़ी हो रही हैं जो आपके न्यूज़ चैनल्स हैं, जब ब्रेकिंग न्यूज़ आती है या न्यूज़ आ रही होती है तो उसमें मैंने कई दफ़ा देखा है कि गलत तलफ़ुज़ और गलत, क्योंकि आप उर्दू की जब न्यूज़ दे रहे हैं तो फिर आपके ऊपर ये लाजिम है कि आप उसको सही तरीके से, उर्दू में लफ्ज़ ही नहीं है ना, बहुत से लफ्ज़, ब्रेकिंग न्यूज़ की उर्दू नहीं है, बिल्कुल मुझे पता है ना, ब्रेकिंग न्यूज़ की में क्या टूटी हुई खबरें है, तो वैसे टूटी भी मतलब है कि अचानक खबर वो लोगों ने बनाने की कोशिश की, फौरी खबर, अच्छा फौरी खबर, अचानक खबर, ये वो, लेकिन मजा नहीं आया, वो ब्रेकिंग न्यूज़ हाँ, लेकिन उसको उर्दू में बाज़ अल्फाज बनाना बड़े मुश्किल है। बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ उर्दू की बात कर रही हूँ, कुछ कई दफ़ा उर्दू भी गलत उर्दू बोलते हैं, ग्रामर गलत बोलते हैं, उर्दू अल्फाज गलत बोलते हैं, लिखा गलत होता है, वो तो टिकर जिसने बनाया एकदम से डाल दिया। आई थिंक ये रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस है कि आप जब खास तौर पे उर्दू की बात कर रहे हैं या अंग्रेजी की बात कर रहे हैं तो उसमें स्पेलिंग ठीक हो, उसके हिज्जे ठीक हो, ये मेरे ख्याल में ज़रूरी है, क्योंकि नेशनल टेलीविजन है तो उस पर बहुत ज़रूरी है कि जब आप अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं तो सही तरीके से पहुंचाएं। इस वक्त एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे एंड वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद डॉक्टर शाहिद मसूद। La 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 la
आफ्टर द ब्रेक, सनराइज फ्रॉम इस्तांबुल, और डॉक्टर शाहिद मसूद आज मेरे गेस्ट हैं। और मेरे पास सवाल तो मुझे लगता है इस प्रोग्राम में ख़त्म होने वाले नहीं हैं, और ये प्रोग्राम के बाद भी ये सिलसिला डॉक्टर साहब मेरे ख्याल में नशिस्त जो है ये जारी रहनी चाहिए। मुझे बताइए कि आपने इतने सारे लोगों के इंटरव्यूज़ किए, बड़ी बड़ी शख्सियात के, स्पोर्ट्समैन, पॉलिटिशियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, CIA के लोग और पता नहीं क्या कुछ। तो एक तो ये बताइए कि क्या उससे पहले आप रिसर्च करते हैं जिसके पास जा रहे हो, या व्हाट इज़ योर आपका मॉडस ऑपरेंडी या काम करने का क्या तरीका है? दूसरा कि सबसे ज़्यादा आपको कोई यादगार इंटरव्यूज़ जो आपको मज़ा आया हो करके? यादगार इंटरव्यू तो देखिए मैं बताऊं, इसमें इतना यादगार शुरू में तो एक्चुअली बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है ना कि आप एक आदमी को इंटरव्यू करने जा रहे हो तो आपको पता होता है कि मैं दोबारा इसका नहीं कर सकता। मतलब मिसाल के तौर पे जैसे मैंने लेबनान में, आपको याद है लेबनान इजराइल वॉर कवर की थी मैंने, तो उस वक्त सैयद हसन नसरुल्लाह या खालिद, आपको पता है कि मैंने एक ही दफ़ा करना है इंटरव्यू, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। या आपने से डायरेक्टर का मैंने इंटरव्यू किया, मुझे पता है एक ही दफ़ा मैंने करना है, मैंने दोबारा नहीं छोड़ लेना है, इसी में मुझे अपना सारा काम करके। अच्छा, बात ये होता है कि आपको पता है कि यार मैं दोबारा 15 दिन महीने बाद में दोबारा कर लूँगा। जो प्रॉब्लम होती है ना हमारे इंटरव्यूज़ में वो ये होती है कि उन लोगों के साथ इंटरव्यू करना बड़ा मुश्किल हो जाता है जिनको आप इंटरप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास टाइम है और आपने लिखे होंगे 10 सवाल। अच्छा, सामने वाला आदमी जो है ना वो गुर्गा है बहुत बड़ा, अच्छा वो भी तैयार बैठा है कि इस सवाल का जवाब मैंने देना ही नहीं है डॉक्टर शाहिद को। यानी आपने उनसे पूछा कि ये बताइए ना कि अभी क्या होने वाला है। ये आपने देखा है ना, मैंने डॉक्टर साहब से जो सवाल पूछे उन्होंने किस तरह उसको डिफ्लेक्ट किया है, लंबी बात कर रहे हैं, मुझे बीच में बोलने नहीं दे रहे और किस तरीके से डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो आप इंटरप्ट करें ना, आप इंटरप्ट करें ना, बीच में हमारे देखें ना, आप इंटरप्ट करें, मैंने वापस आऊंगी उन्हीं सवालों की तरफ। अच्छा, तो उसमें ये होता है कि जब आप इंटरप्ट नहीं कर सकते ना किसी को, तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, तो मैं गया बहुत सारे सवाल लेके और वहाँ पर एक आदमी से मैंने कहा अब क्या हो रहा है, उसने कहा 1 मिनट ठहरे मैं आपको बताता हूँ, ये सवाल का मैं जवाब ढूंढूंगा 1947 से, अब आप चुप करके सुन रहे हैं और आप उसको इंटरप्ट नहीं कर पा रहे। तो वो इंटरव्यू बहुत ही बोगस किस्म, तो उनसे फिर आप इंटरव्यू नहीं ले सकते। लेकिन मेरा ख्याल है उनका ऑलरेडी एक एजेंडा होता है कि ये इन्फॉर्मेशन देनी है और ये नहीं देनी। लेकिन मुशर्रफ साहब का इंटरव्यू जबरदस्त होता था, मैं हमेशा जहाँ रोकना चाह रोक लिया उनके साथ। हाँ, बड़ी कैजुअल, मतलब इमरान का बड़ा आराम से कर सकते हैं इंटरव्यू। इवन बेनजीर भुट्टो साहब के साथ जितने इंटरव्यूज थे उसमें मैं बहुत ही बीच में इंटरप्ट कर लेता था उनको। लेकिन बाज़ जगह ऐसी होती हैं, बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो पसंद नहीं करते कि आप उनको इंटरप्ट करें, नाम नहीं लूंगा मैं। अच्छा ठीक है, लेकिन वो आप सुनते रहे उनका सरमन और आप उसके बाद आखिर में सर पीटे अपना जाके। अच्छा, लोग भी गाली देते हैं आपको बाद में कि यार ये डॉक्टर शायद आपने क्यों नहीं पूछा, क्यों नहीं रोका, ये सवाल क्यों नहीं किया, रोका क्यों नहीं, आप उसकी बकवास सुनते रहे आपने वो। लेकिन अब हम नहीं कर सकते। हाँ, कुछ एटिकेट्स भी होते हैं। नहीं, मजा किसके साथ आप लोग, मुशर्रफ के साथ, इमरान के साथ? मुशर्रफ साहब के साथ तो पहला इंटरव्यू हुआ ना, तो वो इंटरव्यू रोक दिया उन्होंने, रिकॉर्डिंग थी, रोक दी। उन्होंने कहा सही तरह सवाल करो यार, खुल के पूछो। अच्छा, मैं तो अपनी तरफ से बड़ा उसमें था, मैंने कहा जनरल साहब 1 मिनट, मैं कह रहे हैं यार छोड़ो, खुल के सवाल करो ना, खुल के पूछो। तो आई रियली एंजॉयड, मैंने कहा ये तो बड़ा ही खुला टुला हो रहा है। और इसी तरह से बेनजीर भुट्टो साहिबा के जो इंटरव्यूज थे उसमें भी शी वॉज वेरी ओपन, कुछ भी पूछो, कुछ भी पूछ लो। लेकिन बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जो मज़ा नहीं उनका आता, फिर उनको मैं करता भी नहीं हूँ बाद में। फिर मैं कहता हूँ यार एक दफ़ा वो इसी किस्म का बंदा है, नहीं इसी किस्म का होता है, जब रेजिस्टेंस आती है ना तो फिर वो। ठीक है जी, इस वक्त हमें किचन से बहुत खुशबू आ रही है। डॉक्टर साहब, कुछ थोड़ी बहुत भूख शुक लगी है आपको? थोड़ी बहुत, थोड़ी या बहुत, ये देखिए ना, उर्दू पकड़ ली मैंने आपकी। बिल्कुल पकड़ ली। थोड़ी बहुत। ये मुझे चलिए मुझे आप ये बताएं, अभी मैंने थोड़े दिन पहले वो हलवा पूरी मंगाई खाने के लिए, तो जब उसको मैंने हाफ किया पूरी को, तो मैंने अपनी टीम से पूछा, मैंने कहा ये क्या है, तो वो प्रोड्यूसर कहता है सर आधी पूरी। मैंने कहा 1 मिनट, आधी या पूरी? आधी। अच्छा, तो बात तो ऐसा होता है ना कि वो कंफ्यूज हो गया, कहता है सर वाकई। मैंने कहा कैसे कहोगे उसको? कैसे कहोगे? कहते सर हाफ पूरी कह देता हूँ। मैंने कहा चलो हाफ पूरी कह दो, आधी पूरी नहीं हो सकती। कैसे हो सकती है फिर? हाफ तो हाफ होगा। ये बड़ी ट्रिकी चीजें होती हैं। ट्रिकी चीजें हैं। ठीक है जी, आइए चलते हैं किचन में, देखते हैं क्या हो रहा है, इससे पहले कि भूख जो है वो हवस में तब्दील हो जाए। हेलो डॉक्टर साहब, इधर आ जाइए। ये मरियम है एंड शी इज़ एन अमेजिंग कुक जी, और ये दुनिया की हर डिश बना लेती है। इनको मैंने पाकिस्तानी खानों की तरफ अभी लाना है, लेकिन अभी आजकल हम अपनी ऑडियंस को जो है यहाँ पे जो टर्किश कुजीन है जी, इसमें तो मोर देन 300 डिशेस हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा डिशेस हैं, तो हम वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये जी बीफ है और वाओ, एंड दिस इज़ पुलाव। अब ये देखिए ना, ये इस जो सवैयाँ हैं उससे इसको क्रिस्पी किया है।
अच्छा, ये इसको भी पुलाव ही कहते हैं? पुलाव In Turkey, ये called it पुलाव Okay. कहते हैं। Okay. हमने उसको पुलाव बना दिया। पुलाव बना दिया, अच्छा। Oh, Serve wonderful. for you. और ये हम तो सेवइयां मीठे पे यूज करते हैं, ये लोग एज अ पास्ता, क्योंकि अच्छा, पास्ता ही हुआ ना, और उसमें नट्स और पता नहीं क्या कुछ इन्होंने डाला हुआ है। और प्रेजेंटेशन भी इतनी मजे की है कि ये सारा अभी तैयार हुआ है? जी अभी आपके सामने। ओह सॉरी। जबरदस्त। ओके। It's for you. एंड दिस इज बीफ। And we have beef salami with the sage sauce. इसमें जी सेज है। Sorry. अच्छा, ये कहाँ तैयार की इन्होंने? ये ग्रिल किया इन्होंने? यहाँ पे ये ओवन में। यू मेड इट इन द ओवन और No, ऑन द no, no, पैन? at the pan. नहीं, पैन में। ओके, पैन में। अच्छा, वंडरफुल। यहाँ पे बीफ चिकन लैम्ब इनको मिला के भी बनाया जाता है, यानी मिक्स कर देते हैं ये। अच्छा, हमने तो कभी नहीं करते, हर चीज अलग अलग बनती है। And what we is have a this? chili sauce for you. चिली सॉस फॉर मी, क्योंकि मैं जब से यहाँ पे आई हूँ तो मैं वो पाकिस्तानी खाना भी मिस कर रही हूँ और स्पाइसेस बहुत मिस कर रही हूँ, तो ये बेचारी मेरी वजह से चिली सॉस फ्यूजन। हाँ, अच्छा, ये लोग चिलीज कम खाते हैं मेरे ख्याल से। बहुत। चिलीज, ओके, वंडरफुल। प्लीज जरा ट्राई कीजिए और बताइए कि ये पास हुई है लड़की कि नहीं, रिश्ता पक्का समझें कि नहीं। ओफ, मेरे को आया। ये जी बीफ एंड सलामी। वेरी गुड। बहुत उम्दा जी। बहुत। It's wonderful. It's wonderful. It's wonderful. It's really good. अच्छा, पुलाव बहुत डिफरेंट है। I don't know कि इसमें इन्होंने क्या डाला है। इसमें did you boil it? How did you make the pulao? First, generally in Turkish classic pulao is made by first you cook the rice with the butter and oil. The rice gets all the oil inside Okay. on it. Then put hot water or hot chicken stock and for 15 minutes cover and cook. अच्छा जी, ये जो है डिफरेंट है तरीका बनाने का। चावल को जैसे मैंने पहले जब हम किचन में आए थे तो बताया था कि ऑयल, बटर और ऑयल, ताकि क्योंकि बटर जल जाता है तो साथ ऑयल ऐड किया कुकिंग, और उसको उसमें चावल डाल दिए और उसको थोड़ा सा भून लिया थोड़ा सा, और उसके बाद उसमें जब हम जैसे पानी डालते हैं तो पानी या चिकन स्टॉक बाद में, या जो भी स्टॉक बीफ स्टॉक उसको बाद में डाला और फिर उसको दम दे दिया, या जिस तरीके से भी हम एक बनाते हैं। तो ये पहले उसको मक्खन और तेल में चावलों को पहले डाल के जो है वो थोड़ा सा ब्राउन, यू डोंट ब्राउन इट, यू जस्ट Fry फ्राई करते हैं, स्टर सा कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, खाना पकाने शकाने का शौक है? मैं बहुत कुछ बनाता हूँ। उल्लू, बेवकूफ, पागल, सब कुछ। ये नोट कर लें, ये कह रहे हैं और इसका कोई डिस्क्लेमर नहीं है। हाँ, मैं ये इन्होंने कह दिया है। लेकिन अब ये तो नहीं ना कि टीवी पे नहीं बनाता मैं, वैसे मतलब जिंदगी में, लेकिन कभी बने भी हैं? बनता तो बहुत दफा बनाऊं, बहुत दफा बनाऊं, लेकिन ये है कि अब कम बनता हूँ। अब जरा समझ आ गई, अब जरा थोड़ा सा बड़ा हो गया हूँ। लेकिन चूंकि वहाँ पे इंग्लैंड में खुद ही पढ़ने के लिए तो खाना वाना उस वक्त हलाल फूड लिया, और ये जो बेसिक होती है ना, मतलब एक ही होती है ना बेसिक रेसिपी, उसी में आपने हांडी बना ली, डाला चीजें डाली, टमाटर डाल के आपने वही कढ़ाई बनाई, सालन बना लिया, वो बस बेसिक। अच्छा जी, आप जाके इंग्रेडिएंट्स और ये खाना बनाने का तरीका जो नोट कीजिए और प्लीज इसको ट्राई करके हमें बताइएगा कि आपको ये पुलाव और ये जो बीफ की डिश है ये कैसी लगी, हमारे साथ शेयर कीजिएगा। उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। सरगे बीफ अज्जा, गोश्त के बारीक स्लाइस 6 अदद, गोश्त की यखनी 1 लीटर, मक्खन 2 खाने का चम्मच, मुर्गी के स्लाइस 6 अदद, खुश्क सैग 1 खाने का चम्मच, नमक 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्चें 1 खाने का चम्मच। तरकीब: सबसे पहले मक्खन में गोश्त के स्लाइस डालकर दोनों अतराफ से 2-2 मिनट तक के लिए पकाइए। अब अलहदा बर्तन में गोश्त की यखनी और मसाले डालकर हल्का सा पका लें। गोश्त के तमाम स्लाइस पर चिकन के बारीक स्लाइस रख दें और रोल बनाकर टूथपिक स्टिक की मदद से बांध दें। अब इन रोल्स को गोश्त की यखनी में डालकर 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर पका लें और गर्मा गर्म सर्व करें। टर्किश पुलाव अज्जा: उबले हुए चावल 3 कप, सेवइयां 1 कप, बादाम 1 कप, मक्खन 3 खाने का चम्मच, तेल 1 खाने का चम्मच, मुर्गी की यखनी 3 कप, नमक 1 खाने का चम्मच, सेवइयां फ्राई करने के लिए, मक्खन 1 खाने का चम्मच, तेल 3 खाने का चम्मच। तरकीब:
सबसे पहले बादाम को मक्खन और तेल में सुनहरा होने तक फ्राई कर लें और फिर इसमें चावल और नमक डालकर 5 मिनट तक के लिए पकाइए। अब इसमें यखनी डाल दें और हल्की आंच पर इतना पकाइए कि यखनी खुश्क हो जाए। अलहदा बर्तन में मक्खन और तेल डालकर इस पर सवैयां फ्राई कर लें और गर्मा गर्म चावलों के ऊपर डालकर सर्व करें। हाँ जी, आई होप आपने रेसिपी जो है वो नोट कर ली होगी। हाँ जी डॉक्टर साहब। आपने शुरू में जब इंट्रोड्यूस कराया था तो आपने कहा कंस्पिरेसी थ्योरीज। हाँ, ये आप मुझे बरमूदा की तरफ तो नहीं लेके जा रहे? ये जहाज कश्ती जो है बरमूदा की तरफ तो नहीं, कहीं आप लोग उस तरफ? हम वहीं पर जा रहे हैं। वहीं पर जाके अंदाजा कि आपने कंस्पिरेसी की बात कंस्पिरेसी थ्योरीज में बल्कि ये पूछना चाहती हूँ क्योंकि इतनी ज्यादा है, अभी तो पता नहीं मैं कहीं इतनी भरमार है हमारे टेलीविजन पर, नेट पर, इतनी इंफॉर्मेशन की कि इट्स वेरी वेरी कंफ्यूजिंग, आपको समझ ही नहीं आती। अभी वो मैं पढ़ रही थी कि पुतिन भी मेरा मतलब है कि है ही नहीं, उसका सेकंड डबल जो है वो असल में इन पावर है, और आई मीन इतनी ज्यादा है कि सद्दाम हुसैन के बारे में नहीं था? नहीं, देखिए बात आप तो वो डबल नहीं है ना, ये तो नहीं है कि ये डबल, ये भी डबल बैठे। उनसे तो नहीं बता रही, जो टीवी पे आते हैं डॉक्टर शाहिद, उनसे तो नहीं। नहीं, आप तो मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, फिर डबल ही होगा। अच्छा, मैं देखिए होता क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वाकई जिनमें कंस्पिरेसी होती है। मिसाल के तौर पे आज भी आप जॉन एफ कैनेडी पे फिल्म बनाएं, वो उसी तरह से देखी जाएगी कि किसने मारा था उसको। आज तक तय नहीं हो सका ये कौन था, इसके पीछे कौन था, इसके पीछे अब तो कहते हैं पहले बुलेट चल चुकी थी, गाड़ी में से चली थी। तो बाज चीजें चलती रहती हैं हमेशा। मतलब आप अमेरिका में भी जाएंगे तो वहां पर आप अपनी फिल्में तो आपको बहुत अजीब सी लगती होंगी ना बात। आप उनकी मूवीज देखिए जो नई आ रही है, नई मूवीज उनकी हैं, वो बल्कि एक अरसे से स्टार ट्रेक, रिमेंबर स्टार ट्रेक, ये बाकी के फ्यूचर में गए हुए हैं और ये हो रहा है सारा। उन्हीं चीजों को आप जरा पाकिस्तान में रखेंगे, लोग हंसना शुरू कर देंगे। लेकिन वो फैंटेसीज में और कंस्पिरेसीज में और इन चीज़ों में, और चिप लग गई इंसान को और ये हो गया सुपर ह्यूमन और ट्रांसफॉर्मर्स और ये सारी चीज़ें, तो ये मेरा ख्याल है कि कंस्पिरेसीज तो एक इंसान का एक जहन जो है ना, पढ़े लिखे लोग वो मैं बिलीव नहीं करता जी, वो ये हाथ दिखाने वाले फजूल हैं, चुपके से जाके हाथ दिखा रहे होते हैं। बिल्कुल चुपके से जाके वो खामोशी से हाथ दिखा रहे होते हैं कि यार बताओ यार मेरा हाथ जरा देखो। जितने बड़े बड़े आपको लोग पॉलिटिशियंस नजर आएंगे, अरब खरबपति लोग नजर आएंगे, वो हमेशा उनके आसपास एक आदमी ऐसा जरूर होगा जो उनका हाथ देखेगा, स्टोन्स बताएगा, और वो इतने इनसिक्योर होते हैं, इतने जो गरीब आदमी देख रहा होता है ना कि यार तोते से पूछ रहा होता है, वो बड़ा आदमी एक उसका पीर होगा या उसका कोई ना कोई ऐसा आदमी होगा पॉलिटिशियंस का, वो मशवरा दे रहा होता है उसको ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, उसको फॉलो करते हैं। मैंने सुना थे सारे मैं बता रहा हूँ ना, सारे के सारे पैरानॉइड हो जाते हैं, वो किसी ना किसी से इंस्पायर होते हैं और कोई ना कोई उनको मशवरा देता है और उसके बाद वो उस पर अमल करते हैं, बड़े पॉलिटिकल डिसीजंस लेते हैं वो। और इसमें एक और बड़ी सेंसिटिव बात है, वो पता नहीं बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो, अब मुझे नहीं कहना चाहिए, जो बड़े बड़े एलीट लोगों के आसपास आ जाते हैं ना, ये बड़े यानी क्या होना चाहिए, इनकी बड़ी सोर्सेज इनको फीड करती हैं बाज़ दफ़ा, और इनका काम ही होता है कि वहाँ जाओ, सिर्फ लगाओ, इनको उसके लगा दो और वो जाएगा। मतलब मिसाल के तौर पे मेरे ऊपर किसी को प्लांट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो उसके पास पहले से मेरे बारे में 4-5 मालूमात होंगी। वो आएगा ऐसे कहेगा, अच्छा हाथ देखेगा, अच्छा डॉक्टर शायद, अच्छा वो जब आप लंदन में होते थे ना तो आप, मैं कहूँगा अरे इसको तो ये पता है मेरे बारे में, मैं उससे इम्प्रेस हो जाऊँगा, और फिर वो आपको अपने वो मुझे घेर घार के वो अपने चक्कर में लगा लेगा। तो ये कॉर्पोरेट में बड़े बड़े लोगों के आसपास आपको एक आध आदमी जरूर नजर आएगा, और इसी तरह से एक बंदा होता है जो आपके पीछे कहीं खड़ा होता है और वो आपके साथ घूमता रहता है। आप वजीर आजम बन जाएं, सदर बन जाएं, ऑपोजिशन में चले जाएं, जेल में चले जाएं, एग्जाइल में चले, वो साथ साथ आपके, और वो इंस्पायर होते हैं लोग, और ये जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनके साथ भी, और ये नीचे के लेवल पे चले जाएं, जो गरीब हैं, जो औरतें हैं, जो हाउस वाइफ हैं, देखिए अखबार में किस कोई मैगजीन मुझे दुनिया का, शायद कोई मैगजीन हो, शायद कोई अखबार हो, उसमें औरतों का सफा नहीं होगा, मजहबी सफा नहीं होगा, ये जरूर होगा कि ये हफ्ता कैसे गुजरेगा, आखिरी पेज हर मैगजीन का आखिरी पेज में आपको कुछ ना कुछ कैसे गुजरेगा, जेमिनी का क्या होगा, एक्वेरियस का क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, वो एक कांस्टेंट क्या है, जेमिनी। अच्छा जी, अभी तो हम देखते हैं कि इनका हफ्ता कैसा गुजरेगा, इनकी वजह से हमारा हफ्ता अच्छा गुजर रहा है। इस वक्त ये एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे एंड वी आर इन कन्वर्सेशन विद डॉक्टर शाहिद नसीम।
back after the break. This is Sunrise from Istanbul और Dr. Shahid Masood in conversation with the great Dr. Shahid Masood. डॉक्टर साहब ये बताइए कि कुछ लोगों ने तो चिड़ियाँ पाली हुई हैं इंफॉर्मेशन के लिए, आपने कौन सा जानवर सिलेक्ट किया है? मैं खुद ही हूँ। और दूसरी बात नहीं, देखें इसमें होता ये है कि हम लोग एक्चुअली करते, मैं अपना बताता हूँ, मोडस ऑपरेंडी जो होता है ना, आपने पूछा था कि क्या तरीका है वारदात क्या है। वारदात का होता ये है कि आप एक तो वो सारी खबरें जो नहीं आ रही टीवी पे, जो असल खबरें हैं जो रुक गई, जो आपने रोकी हुई हैं। दूसरा ये है कि फिर आप डॉट्स को कनेक्ट करते हैं कि अच्छा यार इस आदमी ने ये कहा है, इस आदमी ने ये कहा है। आप सारे टॉक शोज देख रहे होते हैं, आप खबरें पढ़ रहे होते हैं सारे, और फिर हमारा काम होता है कि उन सबको आप डॉट्स को कनेक्ट करके एक स्टोरी बनाएं, और जो नहीं कहा जा रहा उसको इन बिटवीन द लाइंस आप कह दें और एक एनालिसिस दें कि यार ये पॉसिबिलिटी है और ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर सामने वाला उसको कह देना कि नहीं झूठ बोला है डॉक्टर शाहिद ने, ये डॉक्टर शाहिद ने गलत कहा है, हम तरदीद करते हैं, तो उसका मतलब ये हरगिज नहीं होता कि मैं अपनी खबर वापस ले लूंगा। नहीं, डिनायल डजंट मीन कि आई एम गिविंग अ रॉन्ग न्यूज़। उसका काम है डिनाई करना, उसने डिनाई कर दिया, मैं अपनी खबर पे कायम हूँ कि नहीं भाई खबर ऐसे हुआ है, वो कह रहे कुछ नहीं हुआ, मैं कह रहा हूँ हुआ है खबर, तो दैट्स इट, तो चलता रहता है। तो लेकिन मरी एक बात जो मैं आपसे पहले मैंने नहीं की, मैं आपसे कहूँ डिप्रेशन बहुत हो जाता है इस काम में, क्योंकि सारा दिन आप ऐसी ऐसी चीज़ें देख रहे होते हैं और इतना आपका प्यारा मुल्क है, आप उसमें विजुअल्स देखते हैं, वो तस्वीरें देखते हैं जो टीवी पे नहीं देखा सकते हैं ना, कि इसी तरह सुकून और इस तरह खूबसूरती। तो फिर आप कहते हैं यार क्या वजह है, आपके लोग बच्चे इतने अच्छे आगे हैं यूनिवर्सिटीज में, हाउस वाइफ्स हैं, तो क्या वजह है आखिर मुल्क आगे नहीं जा रहा। और फिर मैं उसी नुक्ते पे आ जाता हूँ, विजन और लीडरशिप, ये दो चीजें नहीं है, उसकी वजह से कंफ्यूजन में हम चल रहे हैं। तो ये दो चीजें लीडरशिप वाला बहुत ज्यादा, और वो नहीं विजन नहीं है ना, विजन हमारा क्लैरिटी आ जाती है। आई एम ग्लैड कि आपने बच्चों का सिलसिला शुरू किया कार्टून्स का, और ये बड़ा कॉन्शियसली किया है, बिकॉज वही कि आई मीन ठीक है आप दुनिया की हर चीज सीखें, लेकिन अपनी चीज को मत मारिया। आपको याद है एक जमाने में सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रोग्राम कौन सा होता था टीवी पे? कलियां का जो कैरेक्टर थे, अंकल सरगम, मासी मुसीब थे, मतलब बड़े हमारे कैरेक्टर्स थे, हमारे गले महल्ली, हमारे अपने कैरेक्टर्स थे। और वो कैरेक्टर्स उस वक्त किसी भी तरह से, यानी आज जो बड़े बड़े कैरेक्टर्स आपको कार्टून वर्ल्ड में मिलते हैं, यानी वो कैरेक्टर्स उनसे कम नहीं थे, लेकिन आपने खुद जो अंकल सरगम और हैगा और ये सारे कैरेक्टर्स आपने बनाए, तो वो आप जो बनाने पे आते हैं तो बना लेते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो काविश है, अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले, और मेरे ख्याल से बड़ा जबरदस्त, बिकॉज़ हमारी जनरेशन जो अभी हमारे बच्चे हैं वो हमारे आगे की जो है मेमार हैं, या डिपेंड करता है कि हम इनको क्या ट्रेनिंग देते हैं, उनमें क्या क्या वैल्यूज पुट करते हैं, वही शक्ल हमारे मुल्क की निकलेगी। जी ये हमने किया हुआ है तो ये हमारे सामने आ रहा है, सीधी सी बात है। बिल्कुल सही बात। अच्छा जी, मेरे पास एक 10 सवाल हैं जी, मुझे दिए गए हैं, इको आंसर्स हैं। सवाल करना हमारा काम है, तो बस वो हम सवाल को जरा आगे ले जाते हैं, और सवाल वो जुमेरात को जो करते हैं ना वो वाला बना देते हैं, कशकोल हाथ में पकड़ के। तो ये वो वाले सवाल नहीं है जी, ये इको आंसर्स हैं। इसमें जी सिर्फ मैंने देखना है कि हाउ शार्प यू आर, बहुत आसान है। इसमें द ट्रिक इज कि आपने हाँ ना, जी नहीं, ओके, यस, नो, और या इशारे में यूं या इस तरह करके ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करने। इसके अलावा आप जो मर्जी जवाब दें, जैसा मर्जी जवाब दें, ठीक है, बट आपने ये वाले जो जी नहीं, हाँ जी, यस, नो, ये इस्तेमाल नहीं करने, ओके नहीं इस्तेमाल करना। इसके अलावा however you want to answer the question। आप सुबह जल्दी उठते हैं? मोस्टली। और इतना टाइम भी नहीं लेना, ये जो है ना, ये जो इतना प्रेग्नेंट पॉज आपने लिया, ये आप नहीं ले सकते। आपने मुझे पहले नहीं कहा ना, मैंने कहा नहीं, आपने देखिए आ से रोका नहीं था। अच्छा चलिए ठीक है, आप बताएं ना। अच्छा ठीक है, बकलावा खाया आपने? ऑफन अंग्रेजी चले गए ने। अच्छा जी, और आज की हेडलाइन सुनिए। डेफिनेटली। सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं? समटाइम्स। अच्छा, कि कभी किसी सोर्स ने गलत खबर दी है जो आपने चला दी हो? रियली। अच्छा ठीक है। अपना चैनल या अखबार शुरू करने का इरादा है? नॉट सून। ये तो अंग्रेजी चले गए ठीक है। नहीं, आपने उर्दू में मना किया ना, नहीं कहना। देखिए ना, आपने नॉट, आप अब देखिए, मैं अरबी में ला तो कह सकता हूँ ना, मैं टर्किश में कह सकता हूँ, आपने मुझे बाउंड नहीं किया। अच्छा ये देखे ना, आपने मुझे बाउंड नहीं किया। कभी किसी तरजीह पे आपको धमकियां मिली हैं? नेवर। इतना
इतना टाइम नहीं ले सकते आप। नहीं, मगर आपने टाइम लिमिट की शर्त कहाँ रखी पहले? आपने मुझे कहाँ बताया इतने सेकंड्स? आपने मुझे सेकंड्स बताए, मैं घड़ी सामने रखा हूं। डॉक्टर साहब से तो जी ये इको आंसर से पहले हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना चाहिए। नहीं, आप देखिए ना, मुझे सेकंड्स आप बताएं कि इतने सेकंड में जवाब देना है। 1 घंटे के अंदर जवाब देना है। 1 घंटे की बात करते हैं। ये क्या बात हुई? सोच समझ के आप दें मुझे सेकंड। सोच समझ के नहीं, कैसे? नहीं, उधर से आप सवाल आपका एक काम करें ना, आप सवाल बाद में करें, मैं पहले जवाब। तज्जिया ना करे, एंकर बने। अच्छा चलें, ओके फाइन, ओके। मेरे सवाल खत्म हो गए यहाँ पे। आप टर्की के सहाफती हलकों में गए? प्लानिंग। आप कम हंसते हैं। नहीं, अब इसके ऊपर कम हंसते हैं के ऊपर तो मैं इसमें फंस गया हूँ वाकई, क्योंकि मैं यस नो या क्या होना चाहिए एक मिनट जरा मुझे सोचने दें कि चले ये तो हो गया ना, चले ये गलत हो गया, चले मैं आपको यू हैव पास्ड, मैं आपको यही कहती हूँ, आपने टाइम बड़ा लिया, ठीक है, हमें कॉन्ट्रैक्ट इनसे पहले साइन करवाना चाहिए था, इनको टाइम लिमिट बतानी चाहिए थी, इनको ये कहना चाहिए था कि ये वाला कैमरा आपको यहाँ से शूट करेगा, हमें इनको बहुत बताना चाहिए था। एनीवे जी, चले कम से कम 8 नंबर तो आपको मिल गए ना 10 में से, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा जी, ये तो आप फ्लाइंग कलर्स से आप जीत गए हैं। मुझे बताया वैसे वाकई जिस तरह के आप ये फील्ड है उसके अंदर तो हर बात पे बोरियां तैयार हो जाती है ना। आई एम श्योर आपको इस तरह की धमकियां और ये चीजें मिली होंगी, और कैसे हो सकता है कि बंदा कितना भी बहादुर और सुपरमैन बन जाए, लेकिन चीजें इफेक्ट तो करती हैं, क्योंकि फैमिली लाइफ होती है, आपकी फैमिली भी होती है, इफेक्ट होती है, आपकी फैमिली भी तो इफेक्ट होती है तीन चीजों से। मैं आपको बताऊं, ये धमकियां नहीं मिलती ऑनेस्टली, क्योंकि धमकियों वाला पीरियड है नहीं। अब वो जिसने जो करना होगा वो कर देगा, मतलब अब वो टाइम है नहीं कि कोई कहेगा कि, क्योंकि दे नो कि यार डॉक्टर शायद को कुछ कहेंगे तो ये टीवी पे आके कह देगा, तो जिसने कुछ टीवी तक पहुंचने नहीं देंगे हम। जो करना है वो कर जाओ। बट आपकी फैमिली स्ट्रेस में नहीं रहती? फैमिली स्ट्रेस में रहती है, और यानी मैं उन लोगों में सोचूं कि गार्ड्स वगैरह और इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता, तो हर जगह आप खुद ही जा रहे होते हैं और पाकिस्तान में ट्रैवल कर रहा होता है, तो उस वक्त ये होता है लोग सारे सजेस्ट करते हैं कि डॉक्टर साहब सिक्योरिटी रखें, ये रखें। मैं कहता हूँ यार मेरे साथ मेरा गाड़ी मारे जाएंगे बेचारे, तो मैं फिर बट हाउ डू यू, यही तो मैं पूछ रही हूँ कि हम आम लोगों को बिल्कुल ज़रूरत होती है और हमें रखना पड़ता है, इसलिए नहीं कि मेरी कोई दुश्मनियाँ हैं, बट मैं रैंडम सेफ्टी की बात कर रही हूँ, हमें करना पड़ता है। तो आप तो ऐसी रहता हूँ, और ऐसे देखिए सहाफियों के साथ क्या क्या हुआ है, जो लोग जर्नलिज्म से, क्योंकि जो भी आज सच्ची या झूठी किसी को भी बुरी लग सकती है। नहीं, बहुत ज़्यादा लगती है, और फिर आपकी देखें ना टॉलरेंस खत्म होती जा रही है, यानी आपने बहुत कुछ कही और आगे से लोग आपको कुछ और समझ गए, तो वो लेकिन उसमें होता ही है ना, और ये कि अब वो ऐसा नहीं है, मैं ऐसी स्टेज पे नहीं हूँ कि मुझे कोई फ़ोन करे और मुझे कोई धमकी लगाए, ऐसा नहीं है कि फ़ोन करके मुझे कोई कहे, कोई भी किसी पार्टी का लीडर के डॉक्टर शायद मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको ऑलरेडी पता होता है कि यार कौन पीछे आपके, किस किस को आपने नाराज़ किया है, बड़े बड़े लोगों के इंटरेस्ट हैं, बड़े बड़े आप करप्शन स्कैंडल्स को ला रहे हैं सामने, तो आपको पता होता है, तो वो आपसे मिलेंगे, क्या हाल है, कैसे हैं आप, सारा क्या बैठे हैं आप, अच्छा ये चाय पिए आप, और बाहर पता चलेगा आपको उन्होंने अरेंजमेंट की हुई है कि टक करके गोली लगे, तो वो धमकियों वाली स्टेज नहीं है अब ये कि मुझे पता है जिस दिन जो होना है वो हो जाएगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमारी बात ये सारी कि अगर या तो होना गारंटी इंसान के पास कि अगर मैं ये बात नहीं कहूँगा तो मैं कोई 50 साल और जिंदा रह जाऊँगा, तो फिर तो बंदा डरे। अब अगले सांस का नहीं पता, मैं उठा भी यहाँ से पैर फंसला में मर गया, लेकिन खुद जाके छलांग लगा देने से तो आप नहीं। मैं इराक जा रहा था ड्यूरिंग वॉर, आपको याद होगा उस जमाने में इराक कवर किया, या अर्थक्वेक में, यानी वहाँ पे पता है कुछ नहीं, या मैं उसके बाद जब लेबनान गया, मेरे सामने मेरी अगली गाड़ी में ऐसे मेरा क्रू बैठा हुआ सारा, और उसके ऊपर बम गिरा और वो एक्सप्लोड गाड़ी कर गई। आपको 1 मिनट का नहीं पता कि क्या होना है। तो ऐसी सूरत हाल में जब मोहतरमा के साथ वापस आया 18 तारीख को कराची, 18 अक्टूबर को, तो कैमरामैन आरिफ, हमारे एयरवे का कैमरामैन, वो शूट कर रहा है, पीछे से आके ऐसे खड़ा हुआ है बिल्कुल कैमरा लेके, और मैं कह रहा हूँ भागो भागो भागो, जब ब्लास्ट हो गया तो सडनली आई रियलाइज उसकी कमर में इतना बड़ा वो एक लोहे का टुकड़ा घुस गया और ही इज गॉन, वो ऐसे करके गिरा गया, खत्म हो गया। तो बात ये है कि जब हम लोग काम ऐसा कर रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम ये है कि काम ऐसा कर रहे हैं, किसी जगह हंगामा होता है ना, लोग वहाँ से भागते हैं, हम उसकी तरफ भागते हैं, लेकिन काम की नॉलेज डिफरेंट, जैसे डॉक्टर्स हैं, जैसे पैरामेडिक्स हैं, पुलिस वाले हैं, वो भागते हैं उस तरफ, इस तरफ मीडिया उस तरफ भागता है, जहाँ कोई वाकया वो मीडिया उस तरफ भागता है। तो उस सूरत में फिर अच्छा नहीं लगता कि आप ऑन द स्पॉट, आपके रिपोर्टर्स हैं, आपके बाकी लोग हैं,
और वो वहाँ पहुँचे हुए हैं और आप डर रहे हैं कि नहीं यार मैं नहीं जाऊँगा, मेरा कैमरामैन जाएगा, मेरा सिर्फ रिपोर्टर ही जाएगा, मैं खुद नहीं जा सकता, तो ये अच्छा नहीं लगता। और मैंने चूँकि मैनेजमेंट को हेड किया हुआ है तो इसलिए वो फिर मैं कहता हूँ यार नहीं, तो वही आपको मैं कहता हूँ यार फ्लड आ गया तो मैंने खुद जाना है, अर्थक्वेक आ गया तो मैंने खुद जाना है। लोग कह रहे हैं रिपोर्टर भेज, मैं कहा नहीं यार एक मिनट ठहर जाओ, रिपोर्टर जाएगा तो मैं क्यों नहीं जा सकता। तो ये होता है कि फिर आपके अंदर से वो खत्म हो जाती है। आप कहते हैं यार इतने लोग आपके सामने, अच्छे खासे लोग जख्मी हो गए, मर गए, सब कुछ हो गया, ग्रेजुअली फीलिंग खत्म हो जाती है कि यार एट द मोस्ट क्या होगा, यही होगा ना बस। वो एक फीलिंग आ जाती है। वो एज ए डॉक्टर तो पहले ही थी मेरे अंदर, जब जाहिर है कि आपने ट्रॉमा सर्जरी में देखा हुआ है सारा, आपके हाथों में लोगों ने जान दी हुई है, मरे हुए हैं लोग, आपने रिससिटेट किया हुआ है उनको, आपने अपना ब्लड दिया हुआ है उनको, डोनेट किया हुआ है, तो फिर ये चीज़ें वो खत्म हो जाती है आदमी के अंदर से ना। आदमी कहता है यार, और फिर ये विजुअल जैसे मैंने सियालकोट वाला बताया, ये सारी चीज़ हम देख रहे होते हैं सारा वक्त, तो वो इम्यून, जैसे पब्लिक कहती है ना कि हम इम्यून हो गए, तो हम तो बहुत ही ज्यादा इम्यून हो गए, हम तो बहुत ज्यादा इम्यून हो गए देख देख के, और फिर वो खौफ वाला फैक्टर खत्म हो जाता है। नहीं होता। और खैर जब आप हर्ट कर रहे हो लोगों को, तो फिर वो आपको देख के you're an example then ना। मैं जाहिर है वो कहेंगे मैं डर गया हूँ, डॉक्टर शायद डर गया, तो मेरी बाकी टीम सारी क्या करेगी, जूनियर से डॉक्टर शायद डर गए यार सारे, जितने आपके पीछे यही तो कमी है, इसी लीडरशिप की तो कमी है कि हमारे जो लीडर्स हैं वो पीछे बैठ जाते हैं और फिर बाकियों को आगे लगा देते हैं कि जी ये जाएंगे फ्रंट पे और लड़ेंगे। अच्छा जी, अब हम आपको एक म्यूजिक की तरफ चलते हैं। एंड जुरैन, आर यू सिंगिंग समथिंग फॉर अस? व्हाट आर यू सिंगिंग? We're gonna sing a Turkish song, you know, from a great maestro, Neşet Ertaş. Name is Gönül Dağı. It's a bit, you know, slow, emotional. It's an emotional song. ये बड़ा आपका जबरदस्त बैंड है, मेरी तरफ से आप इसको कन्वे करें। You are really wonderful. You are playing wonderful. ये पढ़ के यहाँ पे बैठे हुए हैं, ऐसे नहीं है। Çiçek açmış, yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Bana ettiklerin az mı gelecek? Yandım Allah yandım, yandırma beni. Derin uykulardan kaldırma beni. Seviyorum diyerek kandırma beni. Beni derin uykulardan kaldırma beni, seviyorum diyerek kandırma beni. Ayaş yollarında kervanım mı var, beni öldürmeye fermanım mı var? Beni öldürmeye fermanın mı var? Ağlamaya, sızlamaya dermanım mı var? Yandım Allah yandım, yandırma beni. Derin uykulara daldırma beni. Seviyorum diyerek kandırma beni. Seviyorum diyerek kandırma beni. Beautiful. Thank you, so Junaid. much. It was beautiful. लैंग्वेज आपको ना भी आती हो तो आई थिंक म्यूजिक तो कन्वे कर देता है, द इमोशन या जो भी है, द बीट, इंस्ट्रूमेंट्स। ये देखें ना, ये कितना आपको जबरदस्त लग रहा है कि इसमें ईस्ट और वेस्ट दोनों का मिक्स नजर आ रहा है। जैसे इनकी यहाँ की सिविलाइजेशन है वैसे इनका म्यूजिक है। और इस तरह का म्यूजिक एक्चुअली आपको ज़्यादा इंस्पायर करता है। मतलब मैं वो बहुत ही हिप हॉप किस्म का म्यूजिक नहीं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मूड, लेकिन ये है कि हर किस्म का म्यूजिक इंस्पायर करता है। अच्छा, ट्रैवल करते हुए सुनते होंगे आप तो? मैं आईपॉड साथ रहता है मेरे, डेफिनेटली आईपॉड साथ होता है। और रिग्रेट्स क्या है लाइफ में कि व्हाट आर योर रिग्रेट्स इन लाइफ ओवरऑल, कि मैं विद पीपल या वैसे जनरली? देखिए मारिया, होता ये है ना कि पहले तो मैं थोड़ा सा दो जुमले आपको बताऊँ ना फलसफियाना अंदाज के। होता क्या है कि आप एक खास स्टेज तक लोग आपको कहते रहते हैं बच्चे हो यार तुम तो,
ओ तुम बच्चे हो, तुम ये काम करोगे। अच्छा, फिर आप उस फेज से निकलते हैं तो आप लोग कहते हो यार नया नया ऐसा तो आता ही कुछ नहीं है यार, ये तो बड़ा वे। उसके बाद बाय द टाइम आप ज़िंदगी में रियलाइज़ करते हैं कि आपने कुछ सीखा है और आपको ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, तो पता चला है वक्त ख़त्म हो गया आपके पास। तो वो ज़िंदगी का टाइम गुजर गया, आप कहते हो ओह शिट यार मैं इस तरह काश मैं ऐसे करता, काश मैं, ये काश का जो लफ्ज़ है नहीं आपको डिस्टर्ब करता है। तो इसीलिए मेरा ख्याल है कि आप ज़िंदगी में जो भी कुछ कर सकें ना वो कर लें। यानी मैं अपने आप को बड़ा पुरसुकून इसलिए अंदाज़ में फील करता हूँ कि यार मेडिकल भी कर लिया, सर्जरी भी कर ली, मीडिया में भी देख ली बहुत सारी चीज़ें, एक्सपेरिमेंट्स कर लिए, लोगों से मुलाकातें हो गई, अच्छा काम हो गया, मौका मिल गया कुछ अपनी गलतियाँ ठीक करने का। कोशिश होती है कि ज़िंदगी में अगर कहीं पर बड़ी हद तक तो मैंने कर लिया, लेकिन कहीं कहीं वो कहते हैं ना कि माफ़ी मांगनी है किसी से, कि सॉरी कहना है जाके, कि नहीं ऐसा ना हो कि वो कहते हैं ना हमेशा देर कर देता हूँ मैं, और फैक्टर ना हो कि कोई नाराज़ रह जाए, उसको जाके मना लो, पता नहीं होता यार। यानी मैं ज़रा थोड़ा सा कोशिश करता हूँ, मैं इस तरह सोचता हूँ, मैं कहता हूँ यार पता नहीं ऐसा ना हो यार, दिल में रख के बैठ गया हो। कई दफ़ा ऐसा होता है मैं वो पलट के जाता हूँ वापस, जाके सॉरी कर लेता हूँ कि यार सॉरी यार। दिलों में ये जो रह जाती हैं, गांठें जी रह जाती हैं, इनको खोल देना चाहिए। पता नहीं होता ज़िंदगी का, पता नहीं होता, आप रिग्रेट करते रह जाएं और सोचते रहें बाद में कि हो यार मैं मना लेता इसको जाके। तो मैं वो बस इस चीज़ से थोड़ा सा कोशिश करता हूँ ये ना हो। अच्छा जी, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। सवाल और बातें तो मेरे पास बहुत हैं, लेकिन टाइम की कंस्ट्रेंट भी है और ब्रेक भी लेनी होती है। तो जी ब्रेक लेते हैं। जुरैन, लेट्स टेक अ ब्रेक प्लीज। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सनराइज फ्रॉम इस्तांबुल, डॉक्टर शाहिद मसूद मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, हर एक की प्राइस होती है, कोई ना कोई कीमत होती है। आप की कीमत क्या है अगर आपको खरीदना हो तो? एक चाय पिला दें बस। सो ऐसी सिचुएशंस में जब कोई खरीदने की कोशिश करता है, बिकॉज काम ऐसा है, तो हाउ डू यू डील विद इट? देखिए, एक तो पता चल जाता है लोगों को फौरन बिकाऊ माल है कि नहीं है, कितना क्या बोल रहा है, किसकी बात कर रहा है, क्या लाइन ले रहा है, ये वो सारा। तो वो लोग बड़े रुतले, बड़े बाशऊर लोग हैं। देखने वाले बहुत समझते हैं, हमारा ख्याल है कि वो देखने वाले नहीं समझते, उनको बहुत पता होता है। वो अच्छा ये डॉक्टर शायद नहीं, ये क्योंकि लोगों की स्क्रीन ऐसी चीज़ है कि उसमें कुछ जो है वो आप उससे छुपा नहीं सकते। लोग जब डिफरेंट चैनल्स और डिफरेंट जगहों पर होते हैं, तो उनकी जो ज़बान और उनका जो लहजा है और जो बात और जो रवैया या जो थॉट है, जब वो चेंज होती है तो वो ट्रांसपेरेंटली नजर आती है। देखिए, मेरा तो बिल्कुल क्लैरिटी इसलिए है कि मैं पिछले यानी 2001 से अब आप लगाएं 15, तो इतने सालों में मैंने 4 चैनल चेंज किए हैं, विच इज़ कितने 4 साल पर चैनल हो गया। तो यूजुअली ये होता है कि आपकी वो जो थिंकिंग है ना वो नहीं चेंज हुई, स्क्रीन चेंज हो गई, लेकिन आपके जो सोचने का अंदाज है तो आप अपने साथ अपनी ऑडियंस को लेते चलते हैं। जो आपको एक चैनल पे देख रहा है वही दूसरी जगह आ जाता है, वो आपके साथ शिफ्ट हो जाता है। मेरे लिए मोस्टली ये इंपॉर्टेंट होता है कि ये नहीं इंपॉर्टेंट होता कि पैकेज क्या है, मेरे इंपॉर्टेंट होता है कि एडिटोरियल की फ्रीडम क्या है। मेरे फैंस तो नहीं कहूँगा, यानी फॉलोअर्स या जो लोग सुन रहे हैं वो ये ना कहें कि यार ये क्या डॉक्टर शायद क्या इधर जाता है तो और हो जाता है, उधर जाता है तो कुछ और हो जाता है। तो वो जो चल रहा है वो वैसे ही है। ठीक है जी। अच्छा, हमारे प्रोग्राम का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्सा है जी मैसेज इन अ बॉटल। ठीक है जी, ये खाली बोतल है और ये खाली नहीं रहनी चाहिए। आपको पता है ना, बोतल में से तो बड़ी बड़ी चीजें निकलती हैं। बोतल में से जिन निकल आता है, जिन निकलता है बड़ा कुछ निकलता है, और फिर उसको वापस डालना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है ना जी। अच्छा जी, मैं अपनी ऑडियंस को भी बता देती हूँ, अपने गेस्ट से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो किसी के लिए भी, किसी सेलिब्रिटी के लिए जो हमारे शो पर आएंगे, स्पोर्ट्समैन, पॉलिटिशियन, शोबिज़, टेलीविजन, फिल्म, किसी के लिए भी जिसके लिए चाहे वो एक मैसेज लिखे। सर जी, वो कुछ भी हो सकता है, तकाजा है, कोई कर्जा किसी चीज़ ने आपने वापस करना है, कोई आपको किसी से शिकायत है, कोई प्यार का इकरार मोहब्बत का करना है, या आप जो सामने फेस टू फेस बात नहीं कर सकते वो कहनी है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। इस बोतल में आप वो लिखेंगे इस पेपर पे,
इस बॉटल के अंदर डालेंगे, इसको खुद बंद करेंगे, फिर आप इसको खुद ही अपने हाथों से सील करेंगे और फिर जब वो शख्सियत हमारे प्रोग्राम में आएगी तो फिर वही इसको खोलेगी, वरना ये हमेशा के लिए इसी तरह बंद रहेगी। ओह हो। यानी कि हम इसको नहीं खोलेंगे। ठीक है जी, तो आपने सिर्फ हमें सर जी ये लिखना है, आपने मैसेज लिखना है और सिर्फ ये बताना है कि आप ये लिख किसके लिए रहे हैं, बाकी काम फिर हम संभाल लेंगे। दैट इज इट। बस और किसके लिए? ये है जी आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ के लिए। राहिल शरीफ के लिए लिखा है आपने और ऐसे किया और लिख दिया है। तो इतनी जल्दी तो कोई चेक पे साइन नहीं करता। नहीं बस उनको समझ आ जाएगी बात। समझ आ जाएगी बात। अच्छा फिर हम उनके जाने का इंतजार करते हैं, उनके आने के लिए। इस बॉटल को आप क्या उन्हें सिक्योर, बॉम्ब प्रूफ, वो सारा बनू के इसको बड़े तरीके के साथ, हमारी अपनी जान को खतरा हो जाएगा आप इसको बड़े तरीके से रखें और ये कोशिश करें कि वो यहाँ पे आ जाएं। अच्छा जी, ये आप इस पे जरा बांध दें अपने हाथ से, अगर बांध सकते हैं इसको जरा टाई अप कर दें। और इस बॉटल में ये तो आपने हमें बड़ा मुश्किल में डाल दिया है, लेकिन अब आपकी ये ख्वाहिश है तो शायद हमें पूरी करनी पड़ेगी, वरना किसी तरीके से ये बॉटल उन तक पहुंचा दें, बॉटल उन तक पहुंचाई जाए। ये बड़ा उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। उनसे मुलाकात वैसे किसी पार्टी वार्टी में, फंक्शन वगैरह में होती रहती है, लेकिन ये जो मैसेज है आप उनको बता दीजिएगा कि आप एक बोतल में मैसेज छोड़ के आए हैं और वो, लेकिन एजेंसीज ने सुना कि आप किसी के लिए कोई बोतल छोड़ के आए हैं तो प्रॉब्लम नहीं वो भेजेंगे फौरन यहाँ से और वो मतलब ठीक है जी। ये जी हमने एक जिन बोतल में काबू करने की कोशिश की है। इसको जी आप इसको खुद सील कर दें, बंद कर दीजिए। अब हम इंतजार। अच्छा एक बात मारिया सुन लें, आर्मी चीफ को जा रहा है चेंज ना हो जाए, ऐसा ना हो कि मैं मारा जाऊं बाद में वो इसमें से निकले कुछ और, इसमें से कोई कर्ज का तकाजा, कोई इकरार मोहब्बत टाइप चीज मत डल जाए इसमें। ये बोतलें आपने क्रूज से खुदा का वास्ता ऐसा ना हो मैं फड़क जाऊंगा। ये हम आपसे वादा करते हैं, ये हमारा आपसे, ये आपकी अमानत है। मतलब वो वहां से भेजे बड़ी मुश्किलों से कमांडोज आए, बोतल लेके जाए, आगे जाके वो मेरे पैसे, मेरे 10 रुपए वापस करो निकले उसमें से। ये जी इस पे प्लीज आप साइन कर दीजिए। डॉक्टर साहब ने आर्मी चीफ के लिए जी मैसेज लिख दिया है और ऐसे किया है और लिख दिया है। अब उसका मतलब ये कोई कोड था जो इन्होंने लिखा है। थैंक यू जी। ये देखें जी, ये बॉटल साइन हो चुकी है और ये सील भी हो चुकी है और अब हम कुछ करते हैं जी। डायरेक्टर साहब कुछ कीजिए, ये तो इन्होंने बड़ी कोई मुश्किल से हमें फरमाइश कर दी है, बट हम कोशिश करेंगे कि पूरी हो। डॉक्टर साहब आई एम वेरी थैंकफul टू यू कि आपने टाइम निकाला। इट वाज सच अ प्लेजर। मेरी तो हमेशा से ख्वाहिश थी, बट इस तरह पूरी हो जाएगी। आई डिडंट इवन नो दैट आप आ रहे हैं। जब मुझे पता चला था, आई वाज रियली एक्साइटेड। बहुत खुशी हुई यहाँ पे सबसे मिलके, और मेरी तरफ से आपको भी शुक्रिया, आपके सारे जितनी टीम है उनको शुक्रिया। और ये एक छोटा सा जस्ट अ स्मॉल थिंग, ये आपके साथ जाएगा। थैंक यू वेरी मच जी। व्यूअर्स, आपने आज का हमारा प्रोग्राम देखा, आपको आई होप अच्छा लगा होगा। आप प्लीज़ हमें अपने मशवरों से, अपनी राय से आगाह करते रहिए और उसके लिए आप हमसे राब्ते में रहिए, हमें लिखते रहिए, ईमेल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट है, हमारा जो आप हमें ईमेल पे कर सकते हैं या हमारे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं। हमारे एड्रेसेस नोट कर लीजिए प्लीज़। जिसका भी नाम निकलेगा उसको हम टर्की इस्तांबुल यहाँ पे बुलाएंगे और एक प्रोग्राम हम उनके साथ करेंगे। वो हमारे साथ यहाँ पे बॉस्फोरस की लहरों पर इस बोट पर आएंगे और इन्जॉय करेंगे हमारे साथ। तो प्लीज़ हमें अपनी राय से आगाह करना या हमसे बात करना, हमसे ये राब्ता जो है ये मुनक़ता नहीं होना चाहिए। ये राब्ता आप रखिएगा, हमें लिखते रहिएगा। सनराइज फ्रॉम इस्तांबुल के एक नए एपिसोड के साथ, नए गेस्ट के साथ, नई रेसिपी, म्यूज़िक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। sunrise.